चलिए आ जाते हैं हम कक्षा 9 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं प्रश्नावली 5.1, इसी को हल करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग का यहाँ पे चैप्टर का नाम दे दिया गया है। देखिए यहाँ पे चैप्टर हमें 5 दे दिया गया है, अध्याय 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय ही हम लोग का चैप्टर 5 है। और इसमें हम लोग को ना ज्यामिति के बारे में दे दिया गया है। ज्यामिति क्या होता है यहाँ पे देखिए दिया गया है। शब्द ज्यामिति, ज्योमेट्री यूनानी भाषा के शब्दों जियो और मीट्रियन से मिलकर बना हुआ है। जियो का अर्थ है पृथ्वी या भूमि और मीट्रियन का अर्थ है मापना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कोई भी आकृति हो गया जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई या इस प्रकार से कोई भी वृत्त हो गया, उन्हीं हम आकृतियों के बारे में इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर दिया गया है ना कि यहाँ पर जो पहले के लोग थे, जो जैसे यहाँ पे मिस्रवासी जो थे, उनको यहाँ पर ज्ञात था ज्यामिति के बारे में। उन्होंने ही पिरामिड वगैरह बनाया। तो यहाँ पे ऊपर वर्ग रहता था, नीचे वर्ग रहता था। यहाँ पे यह फलक हो गया, चार इस तरह से फलक हो गया। तो इस प्रकार से अनेक तरह से पिरामिड बनाते थे। तो ज्यामिति में ना आकृतियों के बारे में खोज होता रहा। ठीक है, हमेशा से ही आगे इसको पहले तो एक बार आपको पढ़ लेना है। ठीक है, यहाँ पे भारतीय उपमहाद्वीप, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, ये सब हो गया। सब में धीरे धीरे यहाँ पे ज्यामिति में धीरे धीरे विकास होता रहा। ठीक है, जो भी पहले के गणितज्ञ थे वो लोग खोज करते रहते थे इसके बारे में। जैसे कोई भी वस्तु हो गया, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई या जो भी रहे, उसके बारे में वो लोग जानकारी प्राप्त करते रहे। जैसे यहाँ पे थेल्स गणितज्ञ थे, उन्होंने ही जैसे कि वृत्त के बारे में बोला। यहाँ पे इन्होंने कथन थी कि वृत्त का व्यास वृत्त को समद्विभाजित करता है, अर्थात दो भागों में बांटता है। तो इस प्रकार से खोज होते रहा। तो ज्यामिति में इस प्रकार से बहुत सारा खोज होता रहा। तो यूक्लिड नामक जो गणितज्ञ थे, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम एलिमेंट्स था। इस ग्रंथ में ना, एलिमेंट्स नामक ग्रंथ में जो यूक्लिड नामक गणितज्ञ थे, उन्होंने सब कुछ ज्यामिति से संबंधित सब कुछ लिख दिया। बहुत सारे कथन थे जो यहाँ पर आगे आपको दे दिया गया है, जिनको यहाँ पे यूक्लिड की परिभाषाएं लिखा गया है। अभिगृत और अभिधारणाएं लिखा गया है। ठीक है, ऐसे कुछ कथन थे ना जो सार्वभौमिक सत्य थे, जिसे सिद्ध नहीं किया जा सकता था। उन्हीं सब को यहाँ पे यूक्लिड जी ने अपने इस ग्रंथ में, एलिमेंट्स नामक ग्रंथ में सब कुछ लिख दिया। पहले तो आपको एक बार इसको पूरा पढ़ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यूक्लिड की यहाँ पे परिभाषाएं हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि सार्वभौमिक सत्य है, इसको हम लोग सिद्ध नहीं कर सकते हैं ना, बस इसको हम लोग समझ सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हमें दे दिया गया है ना, एक बिंदु पॉइंट हुआ होता है जिसका कोई भाग नहीं होता। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर इस प्रकार से एक बिंदु हम लगा दें ना, तो यहाँ पे इसका ना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कोई भाग नहीं होता है। ठीक है, बस बिंदु इस प्रकार से आपने लगा दिया है ना, तो यह बिंदु हम लोग का हो गया। ठीक है, तो यही जो दिया है ना, इसको हम लोग बारी बारी समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने बिंदु को समझा, बिंदु क्या होता है, इस प्रकार से आपने लगा दिया तो यह बिंदु हो गया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग को केंद्र बनाकर जैसे वृत्त ही खींचना रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्रकार से हम लोग एक बिंदु पर केंद्र बनाते हैं, और जो भी रहता है पेंसिल से हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से वृत्त की रचना हम लोग कर लेते हैं। तो जो हम लोग बिंदु बनाते हैं ना, उसका न लंबाई न चौड़ाई न ऊंचाई कुछ भी नहीं रहता है। ठीक है, बस इस प्रकार से हमें यह क्या हो गया, बिंदु हो गया। चलिए दूसरा हमें यहाँ पर दे दिया गया है ना कि एक रेखा यहाँ पे दिया चौड़ाई रहित लंबाई होती है। ठीक है, जैसे हम इस प्रकार से यहाँ पे एक रेखा खींच दिए ना, तो इसमें ना जहाँ पे लंबाई तो रहे, लेकिन इसकी चौड़ाई नहीं कुछ भी होना चाहिए। ठीक है, लंबाई चाहे जितना भी हो जाए, 10 मीटर जितना भी रहे, लेकिन यहाँ पे इसकी आप कुछ चौड़ाई नहीं माप सकते हैं ना कि यह चौड़ा कितना है। ठीक है, बस यहाँ पे लंबाई आप देखेंगे कितना लंबा है। तो ये हम लोग का क्या होता है, रेखा। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया कि एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम कोई भी यहाँ पे इस प्रकार से हम रेखा बना दिए ना, तो सिरे मतलब यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे तो बिंदु ही रहता है। ठीक है, यहाँ पर भी बिंदु रहेगा, यहाँ पर बिंदु रहेगा, जहाँ से भी रेखा स्टार्ट होगी खत्म होगी, ये सब पूरा बिंदु ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे आगे दे दिया गया है ना, एक सीधी रेखा ऐसी है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। जैसे कि यहाँ पर रेखा के बारे में दे दिया गया है कि रेखा क्या होता है ना, यहाँ पे बहुत सारे बिंदुओं को यहाँ पे सपाट यानी सीधी तरीके से यहाँ पे रख दिया जाए ना, तो यही आपका क्या हो जाता है, रेखा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे बिंदु रहते हैं इस प्रकार से। ठीक है, जैसे हम लोग खींचने को तो खींच देते हैं इस प्रकार से पेंसिल से या जैसे भी खींच देते हैं, लेकिन इस प्रकार से रेखा बनेगा कब, जब यहाँ पर बिंदुओं को इस तरह से एक सपाट यहाँ पे सीधी रेखा में इस प्रकार से बहुत सारे बिंदुओं को ऐसे रखा जाएगा ना, तब जाकर रेखा बनता है। ठीक है, कुछ ऐसी बातें हैं ना, इनको हम लोग सिद्ध नहीं कर सकते हैं ना। अब इस प्रकार से बिंदु का बस डेफिनेशन दे दिया गया कि इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं रहता, तो बिंदु हो गया। ठीक है, अब इसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे बस जो भी है बस इसका डेफिनेशन है हम लोग के पास कि हाँ इस प्रकार से रहेगा, तो हम लोग इसको ये कह देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे रेखा क्या हो गया, यहाँ पे बिंदुओं को एक सपाट रूप मतलब सीधा रख दिया गया, तो ये क्या हो गया, हम लोग का रेखा हो गया। चलिए यहाँ पर पांचवा में दे दिया गया है ना, एक पृष्ठ सरफेस दिया गया, वह है जिसका केवल लंबाई और चौड़ाई होता है। यहाँ पे पृष्ठ मतलब यहाँ पे यह समतल की बात कर रहा है। ठीक है, जिस पर आप कोई आकृति वगैरह बना रहे हैं तो यही होता है। उसमें क्या रहेगा, यहाँ पे केवल क्या रहेगा, लंबाई। जैसे कि इस पेपर को ही ले लिया जाए, तो इसमें क्या रहेगा, लंबाई और चौड़ाई, यही आपका रहेगा पृष्ठ।
ठीक है। और यहाँ पे हमें छठा दे दिया गया है ना, पृष्ठ के किनारे ईट रेखाएं होती हैं, ठीक है। जो भी पृष्ठ से आपका है पृष्ठ, उसका जो भी यहाँ पे किनारा जहाँ पर ये समाप्त हो रहा है, यहाँ पे ये रेखाएं ही होती हैं, ठीक है। जैसे कि यदि हमें बनाना रहेगा, मान लेते हैं यहाँ पे इस प्रकार से हम पृष्ठ बना दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि इस प्रकार से रेखाओं को इस तरह से खींचते गए ना, तो हम लोग का ये क्या बन जाएगा, ये एक हम लोग का पृष्ठ बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, पृष्ठ कहलाएगा। चलिए आगे हमें दे दिया गया है ना कि एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है, ठीक है। हमने बताया यही आपका पृष्ठ है ना, तो यहाँ पर सीधी रेखाएं इस प्रकार से आप यहाँ पे इस तरह से खींचते चले गए, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं, तो यहाँ पे आपका क्या बन गया, पृष्ठ बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये यूक्लिड जी की कुछ परिभाषाएं थी जिसको हम लोगों ने समझ लिया। चलिए आगे हम लोग को कुछ दिया गया है, देखिए आगे हम लोग को दे दिया गया है ना, अभिहित और अभिधारणा के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। ज्यामिति में ना जो सर्वव्यापी सत्य घटनाएं थी, यूक्लिड जी ने उनको दो भागों में बांटा, ठीक है। एक को बोला गया अभिहित, एक को बोला गया अभिधारणा। तो अभिहित किसको कहा गया, जिसका मुख्यतः गणित में तो इस्तेमाल किया ही जाएगा, जिसका यहाँ पे ना ज्यामिति में नहीं इस्तेमाल किया गया उन्हें अभिहित कर दिया गया। और अभिधारणा किसको कहा गया, जिसका ज्यामिति में इस्तेमाल हुआ उसे अभिधारणा कहा गया, ठीक है। यहाँ पर नीचे हमें कुछ दिया गया है, यहाँ पे अभिहितों के बारे में दे दिया गया है, ठीक है। जिसका कि गणित में तो इस्तेमाल है लेकिन इसका ज्यामिति में इस्तेमाल नहीं, इस प्रकार से इसका परिभाषा है ना अभिहित का। और यहाँ पे अभिधारणा क्या होता है, जो यहाँ पे गणित में इस्तेमाल होगा, और यहाँ पे गणित से संबंधित हुए परिभाषाएं थी जिनका ज्यामिति में इस्तेमाल हो रहा था, ठीक है। ये हो गया अभिधारणा। और अभिहित की बात करें तो अभिहित उन्हें कहेंगे जिन कल्पनाओं का इस्तेमाल गणित में तो किया ही जाएगा लेकिन ज्यामिति में नहीं किया गया, उसे बोल देंगे अभिहित। और अभिधारणा आएगा तो अभिधारणा क्या होता है, ऐसी गणित की ही कल्पनाएं रहेंगी, ठीक है, जो कि हमेशा सत्य रहेंगी, सार्वभौमिक सत्य रहेंगे, उनका इस्तेमाल ज्यामिति में किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हमें कुछ अभिहित दे दिए गए हैं, या इनको हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। पहला हमें दे दिया गया है ना, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों एक दूसरे के बराबर होती हैं, ठीक है। तो ये पहला दे दिया गया। देखिए इसका हम लोग मतलब समझते हैं। देखिए जैसे कि देखिए हम यहाँ पर एक दो वृत्त ही बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने इस प्रकार से वृत्त बना दिया, ठीक है। कह रहा है ना, जैसे देखिए यहाँ पर यह दोनों वृत्त ना, यह भी वृत्त इसके बराबर है, यह वाला वृत्त भी इसके बराबर है, ठीक है। तो यह वाला वृत्त भी, तो यह दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। देखिए यही मतलब है, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हैं, ठीक है। मान लेते हैं यह इसके बराबर है, ठीक है। या तो आप किसी संख्या को भी समझ सकते हैं, जैसे मान लेते हैं संख्या हमने 2 ही लिख दिया, ठीक है। यह दो संख्या 2 के बराबर है, ठीक है। और एक और संख्या ले लीजिए, वो भी क्या है, 2 के बराबर है। यह 2 भी तो आपस में बराबर ही होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर यदि 3 आप व्यक्ति को लेना चाहते हैं तो व्यक्तियों को भी ले सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर इस प्रकार से हो गया, तीन यदि हम लोग व्यक्तियों को बना दें, ठीक है। जैसे देखिए यह बोला कि इस व्यक्ति के एकदम बराबर है, ठीक है। यह लंबाई की बात कर लीजिए, ठीक है। यह इसके बराबर है, ठीक है। और एक हम यहाँ पर बना देते हैं, ठीक है। यह इसके बराबर है, यह वाला भी इसके बराबर है, इस व्यक्ति के बराबर यह भी है और यह भी है। तो यह दोनों भी तो आपस में बराबर हो जाएंगे, इन दोनों के भी तो लंबाई आपस में बराबर हो जाएगी। बस इसी कथन को यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर रहती हैं वो दोनों क्या हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी। तो इसका यही मतलब था। आ जाते हैं दूसरे वृत्त पे। दूसरा हमें दे दिया गया, यदि बराबरों में बराबर जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम इसको इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं ना, मान लेते हैं संख्या 2 ही है, यह भी 2 पहले से ही बोल दिया कि आपस में बराबर है, ठीक है। और इसमें बराबर जोड़ेंगे तो जो पूर्ण आएगा, जोड़ने के बाद आएगा वो भी बराबर रहेगा, ठीक है। तो यदि हम लोग दोनों मान लेते हैं 5 जोड़ दिए, ठीक है, बराबर था और बराबर दोनों में जोड़ दीजिए, ठीक है ना। हमने 5 इसमें भी जोड़ दिया, 5 इसमें भी, तो 7 आ गया। तो 7 इसका भी जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा, ये भी बराबर रहेगा, ठीक है। मान लेते हैं किसी का वजन यदि 50 किलो है, ठीक है, 50 kg है, और दूसरे का भी वजन पहले तो बराबर ही है, ठीक है, पहले से ही बराबर है। फिर आप क्या कर रहे हैं, दोनों बराबर जोड़ रहे हैं। मान लेते हैं 2 kg आप दोनों में जोड़ दिए, ठीक है। फिर भी जो आएगा इसका योगफल वो क्या रहेगा, बराबर ही रहेगा, 52 kg हो जाएगा। 52 kg और बराबर ये भी जोड़ेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 52 kg। दोनों क्या रहेगा, फिर आपस में बराबर रहेगा। तो यहाँ पर यही दिया था कि यदि बराबरों में बराबर जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं, यहाँ पर यही दिया था। तीसरा दिया, यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले से दे दिया कि बराबर है, ठीक है। यदि चलिए हम इस प्रकार संख्या ही लिख लें, 5 बराबर 5 लिख दिया, ठीक है। अब इन दोनों में से हमें घटाना है, चलिए 2 हम दोनों में से घटा देते हैं। संख्या 2 हमने दोनों में से घटा दिया तो यह 3 आ गया, यह भी 3 आ गया। तो जो भी आपका शेषफल आ रहा है क्या है, देखेंगे कि यह बराबर ही है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो भी अभिहित दिए गए हैं ना, ये सभी सार्वभौमिक सत्य हैं, है ना। तो यहाँ पर हमें चौथा दे दिया गया है ना कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। संपाती का मतलब यही होता है कि जैसे कि हम एक सिक्का ही ले लें, ठीक है।
इस प्रकार से हमने एक सिक्का ले लिया, दूसरा भी हमने सिक्का ले लिया, ठीक है। सेम मान लेते हैं कि यदि आपने 1-1 रुपये का ही सिक्का ले लिया है, ठीक है, दोनों, तो संपाति का मतलब इसको उठाएंगे आप, इस पर रखेंगे ना तो एकदम पूरी तरह से इसको ढक देगा, ठीक है, वही होता है संपाति। संपाति का मतलब एकदम उस पर रख दिए तो एकदम उसके बराबर, ठीक है। तभी ये बोला है ना कि संपाति रहेंगी तो जो भी दोनों वस्तुएं आपस में बराबर ही रहेंगी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि दोनों क्या रहेगा, आपस में बराबर ही रहेगा, ये पूरी तरह से इसको ढक देगा। और संपाति का मतलब एकदम समझ सकते हैं कि एकदम फोटो कापी, यदि आपका कोई पिक्चर है, ठीक है, फोटो है, तो उसका एकदम हूबहू, ठीक है। और जैसे कि मान लेते हैं कि आपका यहाँ पे फोटो है, इस प्रकार से मान लेते, चलिए वृत्त ही मान लेते हैं, यहाँ पे वृत्त है और वृत्त वर्ग है फिलहाल में, तो वर्ग को वर्ग के ऊपर रख देंगे, दोनों एक दूसरे को एकदम ढक लेगा, ठीक है। मतलब इसको उठाकर इस पर रखेंगे तो एकदम ढक लेगा, दोनों वस्तु रहे या आकृति रहे, दोनों क्या रहेंगे, आपस में एकदम बराबर ही रहेगा। तो यही दिया था। अब यहाँ पर हमें दे दिया गया है ना, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। चलिए यहाँ पर हम एक वृत्त ही ले लेते हैं, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। इसका मतलब ये हुआ ना, जैसे कि यहाँ पर हमने वृत्त ले लिया, इसको 2 भागों में, यहाँ पर केंद्र है, इसको हम 2 भागों में तोड़ देते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से मान लेते हैं हम लोगों ने इस प्रकार से इसको काट दिया, ठीक है। तो एक भाग इस तरह से निकल जाएगा, यह निकल जाएगा, और दूसरा भाग आपका इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। तो इसको कुल 2 भागों में इस तरह से काट दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले वृत्त था, इसको 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है, ठीक है। तो यह पूर्ण भाग से जो भी रहेगा ये ना छोटा ही रहेगा, जाहिर सी बात है, यही अपने दे दिया गया है। जो पूर्ण है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, तो यहाँ पे इस भाग को ले लेंगे तभी भी यह पूरा है, ठीक है। यहाँ पर हमने ये काटने के लिए बताया कि ऐसे ऐसे इसको हमने काटा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी पूर्ण भाग है इससे क्या रहेगा, इससे, ठीक है, यह हमेशा बड़ा रहेगा, ठीक है। या फिर आप इससे भी ले लीजिए, या फिर आप कोई सेव भी बना सकते हैं, ठीक है। सेव को यदि आपने 2 भागों में काट दिया, जैसे कि देखिए इस प्रकार से हम सेव ही बना देते हैं, सेव हो गया या कोई फल हो जाए, ठीक है, सेव हो गया। अब इसको हम लोगों ने 2 भागों में मान लेते हैं, यहाँ से आपने काट दिया, ठीक है। तो यहाँ पर को मान लेते हैं आपने यहाँ पे इस प्रकार से काट दिया हुआ है, तो प्लस यह कुछ इस प्रकार से बन गया, 2 भागों में बढ़ गया आपका सेव, ठीक है। यहाँ से आपने काट दिया, यह आपका पूर्ण भाग है, तो जो भी आपका सेव रहेगा ये क्या रहेगा, इस जो भी आपका कटा हुआ है इससे हमेशा बड़ा रहेगा। ये वाला क्या है, ये अपने जो पूर्ण भाग है इससे क्या रहेगा, ये छोटा ही रहेगा, ये हमेशा बड़ा रहेगा। पूर्ण भाग क्या होता है, जो भी इसको भाग में अब विभाजित किए हुए हैं, ठीक है, इनसे हमेशा यह बड़ा रहेगा, यह पूर्ण है, ठीक है। बस हमने काटने के लिए बताया कि यहाँ से हमने काटा हुआ है इसको, ठीक है। तो यह पूर्ण रहेगा, तो इससे क्या रहेगा, हमेशा यह बड़ा रहेगा, यह हमेशा बड़ा रहेगा। तो ये सार्वभौमिक बातें सत्य हैं। आ जाते हैं छठे वाले अपवृत्त पे। छठा वाला अपवृत्त हमें दे दिया गया ना, एक ही वस्तुओं के दुगुने परस्पर बराबर होते हैं। एक ही वस्तुओं के दुगुने परस्पर बराबर होते हैं, इसका हम मतलब समझते हैं। जैसे देखिए हम यहाँ पर ना, चलिए 1 किलो मान लेते हैं, यदि आपने गेहूँ रख दिया, ठीक है। चलिए इस प्रकार से बना देते हैं, इस प्रकार से हम बना देते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं आपने 1 किलो गेहूँ रख दिया, ठीक है। चलिए इस तरह से हम लिख ही देते हैं, सिर्फ 1 kg, ठीक है। 1 किलो आपने गेहूं रख दिया, यहाँ पर कह रहा है ना कि एक ही वस्तुओं के 2 गुने परस्पर बराबर रहते हैं, तो इसमें आप मान लेते हैं 2 का गुणा कर दिए, 2 का गुणा कर दिए इसमें, और फिर इसी में 2 का गुणा कर दिया आप ना, तो यहाँ पे 2 kg हो जाएगा, 2 kg गेहूँ हो जाएगा। और यहाँ पर भी 2 का गुणा कर देंगे, 2 गुना करेंगे, है ना, 1 का 2 गुना क्या हो जाएगा, 2 ही, तो यहाँ पे 2 kg गेहूँ हो जाएगा, है ना। फिर क्या रहेगा, कोई भी वस्तु रहेगा उसका आपने 2 गुना कर दिया, 1 किलो गेहूँ था उसका हमने 2 गुना कर दिया, 2 किलो गेहूँ हो गया। इसका भी 2 गुना कर दिया, 2 किलो गेहूँ हो गया। यह क्या है, 2 kg गेहूँ, 2 kg गेहूँ, ये दोनों क्या रहेंगे, फिर आपस में बराबर रहेंगे। कोई भी वस्तु रहे उसका यदि आप 2 गुना कर रहे हैं, है ना, 2 गुना कर दिए, तो दोनों जो 2 गुना है वो आपस में बराबर रहेंगे। तो यही था। अब विकल्प नंबर 6 यही था कि एक ही वस्तु के 2 गुणे परस्पर आपस में क्या रहते हैं, बराबर रहेंगे। चलिए एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक पेन है जो कि 10 रुपये का आपको मिल रहा है, ठीक है, 10 रुपये का एक पेन मिल रहा है, इसका आप आधा कर दीजिए, है ना, आधा करेंगे, 10 रुपये का आधा कर दिए, 5 रुपये हो गया, ठीक है। फिर इसी को आधा करना है, ठीक है, 10 रुपये को ही आधा कर दिए, 5 आ गया, ठीक है। तो यह भी क्या रहेगा कि कोई भी वस्तु है उसका आपने आधा करेंगे, यहाँ पर भी आधा किया गया, यहाँ पर भी आधा किया गया, तो दोनों क्या रहेगा, आपस में रेट फिर भी बराबर ही रहेगा, चाहे यहाँ पर कोई भी वस्तु क्यों न हो जाए, यहाँ पर पानी हो जाए, वस्तु हो जाए, कोई भी चीज़ हो जाए, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं यदि दूध ही रहे, तो 1 लीटर दूध है तो उसका आधा कर देंगे तो आधा लीटर दूध हो जाएगा, फिर उसी का आधा करेंगे तो आधा लीटर दूध हो जाएगा, ठीक है। 1 लीटर दूध का जब आधा कर दिया जाएगा 2 बार, तो यहाँ पे दोनों क्या रहेगा, आपस में फिर बराबर ही आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कुल 7 अपवृत्त दिया था। अपवृत्तों को हमने समझ लिया। आगे हमें दे दिया गया है अभिधारणा, ठीक है। अभिधारणा क्या रहेगा, जो जिसका इस्तेमाल यहाँ पे ज्यामिति में होगा। यहाँ पर हमें अभिधारणा नंबर 1 दे दिया गया है ना, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग 2 बिंदु ले लेते हैं, तो इस प्रकार से हम यदि रेखा खींचना चाहें
दो बिंदुओं से होकर सिर्फ केवल एक ही आप रेखा खींच सकते हैं। ये अवधारणा नंबर 1 हमें दे दिया गया था कि कोई भी आपके पास दो बिंदु है ना, दो बिंदुओं से होकर केवल आप एक ही रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपग्रेड भी दे दिया गया, यही है, दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है, जो कि दोनों सेम ही बात है, ठीक है। यहाँ पे दे दिया गया कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु से, यहाँ पे एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। इसका भी मतलब यही है बना। और यहाँ पे दिया कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है, मतलब केवल एक ही आप रेखा खींच सकते हैं। चलिए आगे हमें दे दिया गया है ना, आगे देखिए वहीं हम लोग को यही अवधारणा नंबर 1 को समझाया था कि यदि केवल एक बिंदु रहता है ना, यहाँ पर बिंदु दे दिया गया है P, यहाँ पर बिंदु दे दिया गया है Q, ठीक है। यदि एक बिंदु का बात होता है ना, तो एक बिंदु से आप अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से देख रहे हैं, अनंत रूप से रेखाएं खींच सकते हैं, जो Q बिंदु दे दिया गया है। वहीं बिंदु P की बात करें तो P बिंदु से भी आप इस प्रकार से होते हुए अनंत रेखाएँ खींच सकते हैं, एक बिंदु से बात होगा तो। लेकिन वहीं जब यहाँ पे P और Q दोनों बिंदुओं का इस्तेमाल कर दिया गया है ना, तो सिर्फ केवल एक आप अद्वितीय रेखा खींच सकते हैं। तो यही हम लोग का अवधारणा नंबर 1 हो गया है ना, एक बिंदु से होकर दूसरे बिंदु तक और सिर्फ केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। यदि एक बिंदु से बात करते हैं ना, तो हम लोग अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। लेकिन इसी प्रकार से देखिए, यहाँ पर P बिंदु दिया था, यहाँ पर Q, इन दोनों बिंदुओं से होकर अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। लेकिन जो P और Q बिंदु से होकर जाने वाली केवल आप एक रेखा खींच सकते हैं। आगे हमें अवधारणा नंबर 2 दे दिया गया है ना, एक शांत रेखा है ना। शांत रेखा क्या होता है, जिसका हम लोग लंबाई नाप लें, जैसे कि हम कोई भी वस्तु रहे, यदि हम इसी पेंसिल का ही लंबाई नाप दें ना, तो ये हो जाएगा शांत, ठीक है। जो भी 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर कोई भी वस्तु रहे जिसकी आप लंबाई नाप लिए ना, तो हो गया आपका शांत, ठीक है। को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। कोई भी शांत यहाँ पे रेखा है, ठीक है, जिसकी लंबाई हम लोग नाप लेते हैं, उसी को हम लोग रेखाखंड बोलते हैं। यदि एक बिंदु हमें ज्ञात रहता है कि कहाँ से स्टार्ट हो रही है रेखा और कहाँ को जा रही है नहीं पता रहता था, ठीक है। एक बिंदु ज्ञात था, एक बिंदु अज्ञात, तो उसे हम लोग किरण कहते हैं। यदि दोनों बिंदु अज्ञात रहते हैं तो उसको रेखा कह देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि रेखाखंड हो गया ना, एक शांत रेखा हुआ, जैसे A से B तक की आप लंबाई नाप दी है, ठीक है। अब इसको कह रहा है ना कि इसको अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। इधर भी आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से रेखा बनाते हुए आगे भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी बिंदु A से भी आपने बढ़ा लिया, यहाँ पर से भी आपने बढ़ा लिया, ठीक है। अनिश्चित रूप से आप इसको बढ़ा सकते हैं ना। कोई भी शांत रेखा रहेगा, उसको जो दोनों बिंदु रहेंगे, ठीक है, जो अंत बिंदु रेखा था, यह शांत रेखा था, तो इसका दोनों अंत बिंदु था। अंत बिंदुओं से आप क्या कर सकते हैं, रेखा को आप अनिश्चित रूप से आगे भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। बिंदु B से भी बढ़ा सकते हैं, A से भी आप बढ़ा सकते हैं। ये हो गया। यहाँ पे अवधारणा नंबर 3 हमें दे दिया गया है ना, कि किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। देखिए यहाँ पर हमने समतल पृष्ठ है, समतल पृष्ठ पर आपको जहाँ पर हम लोग का इच्छा करेगा वहाँ पर हम लोग केंद्र बनाकर और कोई भी त्रिज्या का हम लोग यहाँ पे वृत्त बना सकते हैं, ठीक है। जैसे जहाँ पर आपकी इच्छा करें वहाँ पर यहाँ पे हम लोग केंद्र बना देंगे, और केंद्र पर जो भी यहाँ पर प्रकार में है, जो जितनी दूरी भरी जाती है, इसी को त्रिज्या कहते हैं ना। यहाँ पर जितना इच्छा करें उतना त्रिज्या का 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का यहाँ पे त्रिज्या लेकर हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से वृत्त की हम लोग रचना कर सकते हैं। तो यही जिस बिंदु के परितः हम लोगों ने यहाँ पे परिधि बनाया, ठीक है, यह हम लोग का परिधि कहलाएगा। यही इसी बिंदु पर हमने प्रकार रखकर इसी के परितः घुमाया था, ठीक है। तो यह हम लोग का क्या हो जाएगा, यही हम लोग का केंद्र है, ठीक है। अब यही केंद्र से और यहाँ पे परिधि के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, R से दिखाते हैं। त्रिज्या यही होता है हम लोग का, ठीक है। तो यहाँ पर ना कोई भी हम लोग का समतल पृष्ठ रहेगा, उस पर हम लोग कहीं पर भी जहाँ पर भी इच्छा करें वहाँ पर भी केंद्र बनाकर, और जितना भी हम लोग का जितना मीटर सेंटीमीटर है ना, जितना भी लंबाई का चाहे उतना लंबाई का त्रिज्या लेकर हम लोग यहाँ पे वृत्त की रचना हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर चौथी अवधारणा में दे दिया गया है ना, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। यदि हम लोग यहाँ पे 2 समकोण बना दें ना, तो यहाँ पर वो दोनों आपस में बराबर ही रहेंगे, ठीक है। हम बना देते हैं 2, तो इस प्रकार से हमने 2 90 अंश के कोण बना दिए, ठीक है। यहाँ पे ये भी किरण है, यही बिंदु से इसी बिंदु से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर भी किरण है, यहाँ पर भी आपको किरण हो गया, यहाँ पर भी किरण होगा। बस इनके बीच का जो भी 90 अंश का कोण है, तो जाहिर सी बात है कोई भी 2 समकोण रहेंगे आपस में क्या रहेंगे, आपस में बराबर ही रहेंगे, है ना। ये भी 90 अंश का, ये भी 90 अंश का, तो दोनों क्या है, आपस में बराबर ही हैं। तो ये हो गया हम लोग का अवधारणा नंबर 4, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं ना। यहाँ पे 2 हमने बनाए, चाहे जितना बना ले 90 अंश का रहेगा, सब आपस में बराबर ही रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया। अवधारणा नंबर 5 हमें दे दिया गया है ना, कि यदि एक सीधी रेखा 2 सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और 2 अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर 2 समकोण से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग 2 समकोण से कम होता है। देखिए अवधारणा नंबर 5 का हम यहाँ पे मतलब बताते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है ना कि एक रेखा हो गया,
चलिए खींचते हैं। एक मान लेते हैं यहाँ पे, देखिए एक यहाँ पे इस प्रकार से सीधी रेखा हो गई, यह दो रेखाओं पे गिर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे दो रेखा हम लोग बना देते हैं इस प्रकार से, चलिए बना दिए। और हमने यहाँ पे इस प्रकार से हम रेखा बना देते हैं। चलिए एक बोल रहा था ना कि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरे, ठीक है। तो उनके द्वारा जो अंतःकोण बन रहा है ना, यहाँ पे जो यह सीधी रेखा गिर रही है दोनों रेखाओं पे ना, तो यहाँ पे देखिए अंतःकोण, देखिए इसको बोलेंगे अंतःकोण, यह भी अंतःकोण, यह भी अंतःकोण बना, यह भी अंतःकोण बना। तो हम लोग को बोला था ना कि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर इस प्रकार से गिरे, ठीक है। मतलब गिरेगा तो क्या करेगा, प्रतिच्छेद ही करेगा। तो यह कह रहा है ना कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने, ठीक है। हम इन दोनों रेखाओं को निश्चित रूप से आगे बढ़ाएंगे। तो यह बोल रहा है ना कि उधर ही ये दोनों रेखाएं जाकर वहीं मिलेंगी जिधर ना यहाँ पे जिन्हें एक तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों का योग दो समकोण का मतलब हुआ 180 अंश, एक समकोण का मतलब होता है 90 अंश, और दो समकोण का मतलब होता है 180 अंश, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि जिस उधर ये दोनों रेखाएं जाकर मिलेगी ना जहाँ पर 180 अंश से कोण कम होगा, ठीक है। अंतःकोण की बात कर रहा है, देखिए या तो आप इनको ले सकते हैं, इसको और इसको, एक ही ओर तिर्यक रेखा के एक ही ओर की बात कर रहा है, या तो इसको और इस कोण को ले सकते हैं, जोड़ेंगे 180 अंश से कम रहेगा तो इसको अनिश्चित रूप से यदि आगे बढ़ाएंगे ना तो ये आगे जाकर मिलेगा, ठीक है। और देखिए इधर यदि हम लोग इधर की बात करें ना, तिर्यक रेखा के इन दोनों कोणों का योग आप देखते ही बता रहे हैं कि यहाँ पर देखने से आपको लग रहा है कि यहाँ पर 180 अंश से इन दोनों कोणों का योग अधिक है, ठीक है। तो इधर हम लोग बढ़ाएंगे निश्चित रूप से ना तो यह नहीं मिलेगा, यह मिलेगा किधर, जिधर देखिए यहाँ पर 180 अंश से कोण कम है ना यहाँ पे इन दोनों का। देखिए यदि दोनों एकदम सीधा रहता, देखिए यहाँ पर हम इस प्रकार से भी बना देते हैं, इस प्रकार से हम खींच देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। जैसे देखिए एक सीधी यदि हम लोग ना, देखिए एक यहाँ पे तिर्यक रेखा बना, यहाँ पे यदि दो समानांतर रेखाएं रहती तो यह प्रत्येक कोण कितना का बनता है, यह 90 अंश, यह भी 90 अंश, यह भी 90 अंश, यह भी 90 अंश बनता। तो यह दोनों रेखाएं आपस में कभी नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पे जहाँ भी हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा इधर कम कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस कोण और इस कोण का तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का, यहाँ पर यह भी 90 अंश का, यह भी 90 अंश का है, दोनों जोड़ेंगे 180 अंश हो जाएगा। यहाँ पर भी 90 अंश है, यह भी 90 अंश है, जोड़ेंगे 180 अंश हो जाएगा। तो ये कभी नहीं मिल सकती। लेकिन अभी यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पे कोण कम कर दिया ना, यहाँ पे देख रहे हैं कम है, यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे दोनों रेखाओं को एक ही तरफ कर दिया गया है, यहाँ पर कोण कम हो गया, यहाँ पर भी कोण कम हो गया है, ठीक है। यहाँ पर अधिक हो गया, यहाँ पर अधिक हो गया, तो यह कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है। यह जब भी इसको आप अनिश्चित रूप से आगे बढ़ाएंगे तो यह बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है, यह वाली रेखाएं। लेकिन वही देखिए ये दोनों एक तरफ झुकी हुई ना दोनों आपस में, तो यहाँ पर इसको आगे बढ़ाएंगे ना कहीं यहाँ पर आपस में मिल जाएंगी। तो यह अभिधारणा यही कह रहा है ना कि यदि एक तिर्यक रेखा मतलब एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरे या प्रतिच्छेद करे, समझ सकते हैं, प्रतिच्छेद करे, तो यह दोनों रेखाओं को यदि अनिश्चित रूप से आगे बढ़ाया जाए ना तो वह उधर ही मिलती हैं जिधर बने अंतःकोणों का योग, जिधर बने अंतःकोणों का योग दो समकोण से कम होता है। दो समकोण का मतलब 180 अंश से कम रहेगा, उधर ही जाकर यहाँ पे आपस में मिल जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पर एक बार और हम इसको पढ़ देते हैं, दिया हुआ ना कि यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिर कर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स दिया हुआ है, इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोण से कम होता है, ठीक है। जिस ओर, जैसे यहाँ पर आपको समझाने के लिए भी दे दिया गया है, यहाँ पे एक देखिए तिर्यक रेखा है, एक सीधी रेखा है, दो यहाँ पे ये भी दोनों सीधी रेखाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यदि दोनों पर गिर रही या प्रतिच्छेद कर रही तो यह उधर ही मिलेंगी जिधर क्या है, यहाँ पे तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण, ठीक है। तो यह वाला कोण बना, यह वाला कोण, इनका योग 180 अंश से कम रहेगा, तो इधर ही क्या होगा, इसको हम लोग कहीं ना कहीं आगे बढ़ाएंगे इसको, तो ये आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है। इस तरफ तो नहीं प्रतिच्छेद कर सकता क्योंकि इधर आप बढ़ाएंगे तो और रेखाएं एक दूसरे से दूर चलती चली जाएंगी, ठीक है। और इधर ही मिलेंगी जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर जो अंतःकोण दो बन रहे हैं ना उनका योग करेंगे तो 180 अंश से कम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यह हो जाएगा, इधर ही जाकर रेखाएं दोनों आपस में मिलेंगी। चलिए तो इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ पर आगे भी लिखा हुआ है कि यूक्लिड ने अपनी अवधारणाएं और अवगृतों देने के बाद इनका प्रयोग अन्य परिणामों को सिद्ध करने में किया। फिर इन परिणामों का प्रयोग करके उन्होंने निगमनिक तर्कण द्वारा कुछ और परिणामों को सिद्ध किया। जिन कथनों को सिद्ध किया वे साध्य या प्रमेय कहलाते हैं, ठीक है। प्रमेय आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे यही है, उदाहरण दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं, देखिए और यहाँ पे एक हमें प्रमेय दे दिया गया है। प्रमेय 5.1 हमें दे दिया गया ना, दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकते, है ना। देखिए जो दोनों में रहे उन्हें कहेंगे उभयनिष्ठ। देखिए तो उभयनिष्ठ हम लोग किस प्रकार से कहेंगे
कि कह रहा है कि दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकते। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से हमने एक रेखा खींच दिया, एक और हम चलिए इस प्रकार से रेखा खींच देते हैं, ठीक है। यह दोनों सीधी रेखाएं मान लेते हैं, एक दूसरे को यहाँ पर इन्होंने प्रतिच्छेद कर दिया, ठीक है। तो इन दोनों रेखाओं में ना एक ही बिंदु उभयनिष्ठ होगा। उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब हुआ कि यह इस रेखा में भी है और इस रेखा में भी यह बिंदु है ना। देखिए इस प्रकार से एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हमने एक रेखा खींच दिया, ठीक है। तो यहाँ पर यदि दो बिंदु उभयनिष्ठ होने लगेंगे ना, एक बिंदु यहाँ पर भी उभयनिष्ठ हो गया, एक बिंदु यहाँ पर भी उभयनिष्ठ हो गया है, ठीक है। तो जो दूसरी रेखा रहेगी ना वो अभी इसी पर से जाने लगेगी, ठीक है। यदि दो बिंदु आप उभयनिष्ठ करना चाहेंगे तो दोनों रेखाएं मिलकर एक ही रेखा हो जाएगी, ठीक है। फिर वो दो रेखाएं नहीं रहेंगी, ठीक है। तो यदि जब भी दो भिन्न रेखाएं रहेंगी ना तो उनमें एक से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकता है ना। हो सकता है दोनों आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर एक बिंदु उभयनिष्ठ हो गया है ना, जो कि इस रेखा में भी है और इस रेखा में भी है ना, ये वाला बिंदु। तो दो रेखाओं में ना केवल एक ही बिंदु उभयनिष्ठ हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर ना दो बिंदु उभयनिष्ठ होने लगे, ठीक है, तो यह दोनों रेखा मिलकर एक ही रेखा हो गए, ठीक है। तो यह संभव नहीं है, तो फिर यहाँ पे दो रेखाएं रही ही नहीं, ठीक है। दोनों मिलकर एक ही रेखा हो गया, ठीक है। तो अधिक से अधिक क्या होगा, दो रेखाओं में सिर्फ एक ही बिंदु उभयनिष्ठ हो सकता है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं प्रश्नावली पे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दे दिया गया है ना, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं, अपने उत्तरों के लिए कारण भी दीजिए, ठीक है। कारण भी देना है। तो यहाँ पर पहले हम लोग को बोला है ना कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, केवल एक बिंदु से होकर एक ही रेखा खींची जा सकती है, ये तो असत्य बात है ना। एक बिंदु से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है, यदि एक बिंदु रहेगा तो। यहाँ पे दे दिया गया है तो यह असत्य बनेगा, ठीक है, यह असत्य बनेगा। और यहाँ पे दूसरा हमें दे दिया गया है ना कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं, यह भी बात गलत है ना। दो भिन्न बिंदु रहेगा ना, दो भिन्न बिंदुओं से सिर्फ केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। तो ये भी कथन असत्य है। चलिए बारी बारी से हम लोग असत्य लिखते भी हैं और समझ लेते भी हैं, है ना। तो पहला देखिए बोला है ना कि एक बिंदु से होकर केवल एक रेखा खींची जा सकती है, तो ये असत्य कथन है। चलिए हम लिखते हैं, हल करने वाले हैं हम लोग पहले वाले प्रश्न में भी पहला प्रश्न, ठीक है, जो कि हम लोग का असत्य था, हम लोग लिख देते हैं असत्य, ठीक है। हम आपको समझाते हैं किस प्रकार से। यहाँ पर देखो कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है ना। देखिए यहाँ पर हमने एक बिंदु बना दिया, ठीक है, यहीं पर एक हम बिंदु बना देते हैं और यहाँ से हम आपको कई रेखाएं खींच कर दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ से इस प्रकार से आप जितनी चाहें उतनी रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे चलिए रेखा हम लोग बना देते हैं, दोनों तरफ तीर लगा देंगे तो हम लोग का हो गया रेखाएं। तो इस प्रकार से हमने रेखा भी खींचकर आपको दिखाया। और यही अवधारणा नंबर हम लोग का एक भी था असत्य, कारण भी लिखना था तो लिख देते हैं क्योंकि एक बिंदु से, यही बिंदु था, इस बिंदु से आप अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, क्योंकि एक बिंदु से एक से अधिक या अनेक रेखाएं हम लोग लिख देते हैं, एक बिंदु से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। हमने दिखाया भी आपको किस प्रकार से हो रहा है। चलिए आ जाते हैं हम लोग सेकंड वाले प्रश्न पे। देखिए सेकंड प्रश्न हमें दे दिया गया था ना, देखिए कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं, ठीक है। चलिए इसको भी अभी हम लोग का कथन असत्य है, चलिए इसको भी हम लोग लिख देते हैं असत्य। आपको हम करके दिखाते हैं। जैसे देखिए हम दो बिंदु यहाँ पर बना दें, एक बिंदु यहाँ पर बना दी, एक बिंदु यहाँ पर बना दिए, ठीक है। अब इन दोनों बिंदुओं से हम लोग यहाँ पे रेखा खींचते हैं। चलिए तो इस प्रकार से हमने रेखा खींच दिया। चलिए P और Q हम लोग मान लेते हैं कि ये हम लोग का दो बिंदु हो गया। क्या इन दो बिंदुओं से होकर हम लोग असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं? यही आपको प्रश्न में दे दिया गया है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। तो असंख्य तो रेखा नहीं है ना, ऐसा नहीं है कि ये दो बिंदुओं से होकर आप जितना मन करे उतना रेखाएं खींच सकते हैं, नहीं, सिर्फ केवल एक रेखा खींची जा सकती है, ठीक है, जो कि हमने करके दिखा दिया आपको। यहाँ पे दो बिंदुओं से होकर एक रेखा खींच कर दिखा दिया, फिर खींचेंगे तो यही रेखा रहेगी, है ना। इसी पर आप बस क्या करेंगे, लाइन दोहराएंगे, है ना। तो ये सिर्फ केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। हम लोग लिख देते हैं क्योंकि असत्य, क्योंकि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली केवल एक रेखा खींची जा सकती है,
ठीक है, तो ये वाला भी प्रश्न हल हो गया। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले पे। तो देखिए थर्ड प्रश्न में दे दिया गया है ना कि एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो ये सही बात है। हम लोगों ने यहाँ पे अब धारणा नंबर 2 में पढ़ा ना कि कोई भी शांत रेखा है, कोई भी शांत लंबाई है, उसको आप दोनों तरफ से अनिश्चित रूप से चाहें तो उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक शांत रेखा को दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं सत्य। यहाँ पे सत्य, ये हम लोग का कथन सत्य है। अब कारण भी हम लोग को देना है, तो चलिए हम लोग दे देंगे। अभी आपको फिगर हम बना के दिखाते हैं। देखिए इस प्रकार से हो गया। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक आपकी शांत लंबाई है। ठीक है, जो भी है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर जितना भी की भी लंबाई है, आप उसको नाप दिए तो वो हो गया शांत। तो इसको आप ना यहाँ पे डाट डाट करके हम लोग दिखा देते हैं ना कि इसको हम लोग दोनों तरफ चाहें तो यहाँ पे इसको हम लोग जहाँ तक चाहें उसको यहाँ तक वहाँ तक हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पे शांत था, यहाँ से यहाँ तक लंबाई हम लोग नाप सकते थे, लेकिन अब हम लोग दोनों को इसको बढ़ा देंगे तो अनिश्चित रूप से, तो इसको हम लोग नाप नहीं सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे चलिए नामकरण करना रहेगा तो ए बी नामकरण कर देंगे। ए बी जो लंबाई है हम लोग फिलहाल नाप सकते हैं, लेकिन इसको दोनों तरफ हम लोग अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यह सत्य ही है। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिख भी देते हैं सत्य है, क्योंकि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। दोनों ओर की बात हो रही है। ठीक है, दोनों यहाँ पे दोनों तरफ यहाँ पे लिख देते हैं बढ़ाया जा। चलिए अब हम लोग हल करने वाले हैं चौथे वाले प्रश्न को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को चौथा प्रश्न दे दिया गया है ना कि यदि दो वृत्त बराबर हैं, यदि दिया है कि यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। जाहिर सी बात है, यदि दो वृत्त आप बनाए हुए हैं, दोनों वृत्त एकदम बराबर है, मतलब एक के ऊपर एक रख दे रहे हैं तो एकदम एक दूसरे को छिपा ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं, जाहिर सी बात है कि उसका त्रिज्या बराबर हो जाएगा, है ना। चलिए हम लोग इसको लिखते हैं, ये सही है। ये जो कथन हम लोग को दे दिया गया है ना, ये सत्य कथन है। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पर हम लोग सत्य। चलिए यहाँ पर दो वृत्त भी बना देते हैं। तो इस प्रकार से हमने दो वृत्त बना दिया ना। दोनों वृत्त आपस में बोल रहा है कि दोनों बराबर है, मतलब दो, यदि आप सिक्के ले लें ना, यदि दो सिक्का है, ठीक है, 1-1 रुपया का दोनों होना चाहिए, तो यदि एक दूसरे को यहाँ पे संपाती हो गया, यदि एक दूसरे को पूरी तरह से ढक ले रहे हैं तो उनका यहाँ पे सब कुछ ही बराबर रहेगा, त्रिज्या भी बराबर रहेगा, केंद्र भी सेम ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको यदि संपाती है, ठीक है, यहाँ पर दे देगा कि दोनों वृत्त एकदम बराबर है, तो जाहिर सी बात है उनकी जो यहाँ पे त्रिज्या है, यहाँ पे केंद्र से यहाँ पे परिधि के बीच की दूरी जो आर रहेगी ना, वो भी दोनों क्या रहेगा, बराबर ही रहेगा। यहाँ पर हम लोगों ने इसको ना अपघृत में पढ़ा था कि यदि दो वस्तुएं हैं आपस में संपाती हैं, संपाती मतलब एक दूसरे को इसको ऊपर रख देंगे तो एक दूसरे के एकदम छिपा लेंगे। ठीक है, या तो इसके ऊपर इसको रख दीजिए या तो इसके ऊपर इसको, संपाती तो उनका सब कुछ बराबर रहेगा। त्रिज्या भी यहाँ पर उसी प्रकार क्या है, यहाँ पर वृत्त है दोनों, तो वृत्त को एक दूसरे को संपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर रखने पर एक दूसरे को ढक ले रहे हैं, तो उनकी त्रिज्याएँ भी आपस में बराबर ही होंगी। सत्य लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं क्योंकि, चलिए कारण यहाँ से हम लोग नीचे से लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखते हैं दोनों वृत्त बराबर हैं, दोनों वृत्त बराबर हैं, तब यहाँ पे चूंकि लिख सकते हैं, चूंकि दोनों वृत्त बराबर है तब दोनों संपाती भी होंगे, संपाती भी होंगे। ठीक है, संपाती होने का मतलब एक दूसरे के ऊपर रखा जाए तो दोनों को पूरी तरह से ढक लेंगे। तब हम लोग लिख देते हैं, तब दोनों वृत्त का परिधि लिखते हैं, सभी बातों को लिख देते हैं, दोनों वृत्त की परिधि भी बराबर रहेगा, मतलब बाउंड्री जो है, परिधि कामा केंद्र भी बराबर रहेगा, केंद्र है ना, जहाँ से इनको बनाना स्टार्ट किया गया है। ठीक है, जिस बिंदु को केंद्र मान को उसके पड़ता है यहाँ पे परिधि बनाया गया है। ठीक है, केंद्र भी बराबर रहेगा, त्रिज्या भी बराबर रहेगा, सब कुछ बराबर रहेगा। ठीक है, दोनों वृत्त के परिधि केंद्र और तथा लिख देते हैं, तथा त्रिज्या बराबर होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग पाँचवें वाले प्रश्न पे। इस पहले में पाँचवा में दे दिया गया ना, आकृति 5.9 में यदि ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई, तो यहाँ पे ए बी बराबर एक्स वाई होगा। इसको हम लोग को समझना है, आगे इसको हम लोग समझेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए ए बी बराबर यहाँ पे पी क्यू दे दिया गया है, पी क्यू बराबर यहाँ पे एक्स वाई दे दिया गया है। इसको आप इस प्रकार समझिए ना
कि यदि ए बी बराबर 2 सेंटीमीटर तो यहाँ पे पी क्यू बराबर क्या रहेगा 2 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। मान लेते हैं कोई लंबाई है तो यहाँ पे लंबाई दे दिया गया, तो ए बी बराबर यहाँ पे बी क्यू हो गया, ठीक है। यह भी 2 सेंटीमीटर तो यह भी 2 सेंटीमीटर, तो यह भी देखिए यहाँ पे दिया गया ना पी क्यू बराबर एक्स वाई है, तो यहाँ पे पी क्यू का वैल्यू हमने पहले कितना बताया 2 सेंटीमीटर, तो यह भी एक्स वाई का वैल्यू तो क्या होगा 2 सेंटीमीटर ही होगा। तो यहाँ पे सब आपस में बराबर है, ठीक है। तो ए बी बराबर एक्स वाई के भी होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि ए बी जो लंबाई है पी क्यू के बराबर है, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर है। मान लेते हैं 5-5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर बराबर, यहाँ पे एक्स वाई भी 5 ही सेंटीमीटर है, तो सब 5-5 सेंटीमीटर के तो है, तो ये भी बराबर कितना एक्स वाई भी होगा। तो यह सत्य बात लिखा गया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर और आकृति भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग को दे दिया गया था ना कि यहाँ पर देखिए ए बी बराबर, यहाँ पे हम लोग को पी क्यू दे दिया गया था कि ए बी जो है ए बी लंबाई हो वो पी क्यू के बराबर है, और जो पी क्यू वाली लंबाई है वो जो पी क्यू वाली लंबाई है वो एक्स वाई की लंबाई के बराबर है, ठीक है। ये भी क्या है आपस में बराबर है, तो सब तो आपस में बराबर ही है, तो ये भी बराबर क्या एक्स वाई भी हो जाएगा, ठीक है। यदि मान लेते हैं चलिए 2 ही सेंटीमीटर यदि हम लोग लिख देते हैं कि 2 सेंटीमीटर, ये भी हमें दे दिया गया है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए पहले बोला था कि ए बी और पी क्यू बराबर है, और फिर यहाँ पर यह भी बोला है हम लोग को प्रश्न में ना कि पी क्यू जो है वो एक्स वाई के भी बराबर है, ठीक है। तो यह भी बराबर है, तो यह भी क्या है 2 ही सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे सब 2-2 सेंटीमीटर है। यहाँ पे तो हमने मानने के लिए माना, ठीक है। जो भी इनकी लंबाई रहे इसके बराबर यह है और इसके बराबर यह है, तो यह भी तो इसको बराबर ही होगा, ठीक है। ए बी बराबर क्या है एक्स वाई होगा। तो यहाँ पे ये जो कथन दे दिया गया है ना कि ए बी बराबर यहाँ पे एक्स वाई होगा, ठीक है, तो ये हम लोग का सही कथन दे दिया गया है, ठीक है। पर हम लोग लिख देते हैं 5वां पॉइंट है, यह भी हम लोग का क्या है सत्य ही है। और यहाँ पे अभिवृत्त नंबर 1 हमें यही दे दिया गया था, है ना। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती है ना, जहाँ जो यहाँ पर दोनों था ना, यहाँ पर जो दिया था हम लोग को, यह जो दोनों यहाँ पे ए बी जो था ना, देखिए ए बी बराबर यहाँ पे एक्स वाई के ही पूछा था, तो यह दोनों किसके पी क्यू के बराबर थे। जो ए बी भी था और यहाँ पे एक्स वाई भी था, ये दोनों पी क्यू के ही बराबर थे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आपस में भी क्या हो गए ये बराबर हो गए। तो चलिए इसको हम लोग अभिवृत्त नंबर 1 ही लिख देते हैं, ठीक है। अभी छोटी मात्रा अभी गृहित 1 से। चलिए तो इस प्रकार से हम लोग का पहला प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है ना, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दे दी है, हम लोग को सबका डेफिनेशन देना है ना। तो यहाँ पे बताना क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे, ठीक है। चलिए इन सबको हम लोग को परिभाषित करना है। समांतर रेखाएं क्या होती हैं, वे रेखाएं होती हैं जो आपस में परस्पर कभी मिलती नहीं है, ठीक है। उनके बीच में यदि कोई रेखा खींचते हैं ना तो लंबवत हमेशा रहता है, उनकी लंबवत दूरी हमेशा बराबर ही रहती है। चलिए लंब रेखाएं क्या होती हैं, लंब रेखाएं क्या रहेगी, कोई भी रेखा खींच देंगे उस पर यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा आएगी तो क्या हो जाएगा लंबवत रेखाएं हो जाएंगी। चलिए रेखाखंड क्या होता है, जिसकी हम लोग लंबाई मापते हैं वही होता है रेखाखंड, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से और यहाँ पे परिधि के बीच की दूरी जो रहती है ना। जहाँ पर भी आपने प्रकार लगाया हुआ है इस तरह से चाप आपने कटाया हुआ है, ठीक है, पूरा परिधि आपने बनाया हो, तो यहाँ पे वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को ही क्या बोलते हैं त्रिज्या बोलते हैं। वर्ग क्या होता है, वर्ग ऐसी आकृति रहती है जिसका यहाँ पे चारों भुजाएं आपस में बराबर रहती हैं वर्ग में, और प्रत्येक कोण क्या रहता है 90 अंश का रहता है, तो उसे ही बोल देते हैं वर्ग बोल देते हैं। चलिए तो बारी बारी सबको हम लोग समझते हैं। यहाँ पे समांतर रेखाएं, चलिए हम लिखते हैं हल करने वाले हम लोग दूसरे वाले प्रश्न में। दूसरे में भी हम लोग को पहला प्रश्न हल करेंगे जो कि हमें दे दिया गया है ना, समांतर रेखाओं के बारे में पूछा हुआ है। लिख देते हैं हम लोग समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होती हैं, वे रेखाएं जिनके बीच की लंबवत दूरी समान रहती है या बराबर रहती है। चलिए समान लिख देते हैं। वे रेखाएं जिनके बीच की लंबवत दूरी समान रहती है या बराबर लिख सकते हैं, क्या बराबर भी इसको लिख सकते हैं, बराबर रहती है या बराबर होती है लिख सकते हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। समांतर रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे बना देते हैं आपको, ठीक है। इसी प्रकार से हमने खींच दिया, दोनों तरफ से खींच देंगे तो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगी,
ये दो समांतर रेखाएं ही बन जाएंगी, ठीक है। तब इन दोनों रेखाओं के यहाँ पे ना 2 या 3 कितना हो भी रहे, ठीक है, वे रेखाएं जिनके बीच की लंबवत दूरी समान रहती है या बराबर रहती है, समांतर रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। इनके बीच की लंबवत दूरी आप कहीं पर भी नापें, ठीक है, यहाँ पर या इसको बढ़ाते हुए अनंत पर कहीं पर भी नापें, तो इनके बीच की जो लंबवत यहाँ पे दूरी है, ठीक है, यह क्या होनी चाहिए, आपस में बराबर होनी चाहिए। ये वाली दूरी और ये वाली दूरी क्या रहे, आपस में यह वाली लंबाई और यह वाली लंबाई बराबर होनी चाहिए। चलिए सेकंड आ जाते हैं हम लोग लंब रेखाएं, ठीक। सेकंड हम लोग लिखते हैं लंब रेखाएं, ठीक है। नाम से ही पता चला है कि जिन दो रेखाओं के बीच में यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा वो उसे हम क्या कहेंगे, लंब रेखाएं कहेंगे। लिखते हैं जिन रेखाओं के, जिन दो ही रहेगा, जिन दो रेखाओं के बीच 90 अंश का कोण बनता है, आपस में लंब रेखाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए चलिए यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से बना देते हैं। बस यहाँ पे हमने 2 रेखाएं खींच दिया, तो यहाँ पे इन 2 रेखाओं के बीच में यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा, ठीक है। जहाँ पर भी, यहाँ पर भी 90 अंश, यहाँ पर भी, सभी जगह 90 अंश का कोण बनेगा, ठीक है। तो यहाँ ये लंब रेखाएं आपस में कहलाती हैं। इसके लंबवत ये हो जाएगा, इस रेखा के लंबवत ये रेखा है, ठीक है। जिन दो रेखाओं के बीच 90 अंश का कोण बनता है, आपस में लंब रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। कोई भी 2 रेखा रहेगा, ठीक है, उनके बीच में 90 अंश का कोण बनेगा तो आपस में लंब रेखाएं कहलाएंगी। चलिए यहाँ देते हैं हम लोग थर्ड वाले पे। थर्ड हमें दे दिया गया है रेखाखंड के बारे में, ठीक है। चलिए लिख देते हैं रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है, ऐसी लंबाई हम लोग, ऐसा लंबाई रहेगा जिसको हम लोग माप सकें, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। रेखाओं को देखिए 3 भागों में बांटा गया है। देखिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं, जैसे कि देखिए जिसकी हम लोग लंबाई नाप है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोगों ने माप लिया, ठीक है। मान लेते हैं कि आपने 5 सेंटीमीटर या 5 किलोमीटर कुछ भी रहे, आप इसको बस नाप दिए, ठीक है, नाप दिए ना, तो यह आपका हो जाता है रेखा खंड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम कक्षा 7-8 में ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, एक बिंदु ज्ञात है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है रेखा, कहाँ को जा रही है हम लोग को पता ही नहीं है, ठीक है, लेकिन हम लोग को इतना पता है कि कहाँ से वो स्टार्ट हो रही है, तो इसी को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। किरण कहते हैं। यदि हम लोग को ना दोनों अज्ञात रहता है कि कहाँ से आ रही है रेखा, कहाँ को जा रही है, ठीक है, ये हमें दोनों अज्ञात रहता है ना, दोनों हम लोग का जो भी शुरुआत बिंदु और अंत बिंदु हम लोग को पता ही नहीं रहता है, तो उसी को क्या बोल देते हैं, रेखा कहते हैं उसी को, ठीक है। तो यहाँ पे इसी के रेखाखंड की बात कर रहे हैं, तो ऐसी रेखा रहेगी जिसकी हम लोग लंबाई नाप लें, तो उसी को क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। लिख देते हैं इसको इस प्रकार से, रेखा का वह भाग जिसकी लंबाई मापी जा सके और रेखाखंड कहलाती है। रेखाखंड। यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल के लिए खींच भी देते हैं। चलिए 5 सेंटीमीटर का हम रेखाखंड खींच देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे जितना भी कुछ आप स्केल पे नापते हैं ना, ये सब क्या कहलाता है, रेखाखंड ही तो है। जो भी आप त्रिभुज बना रहे हैं, ऐसा कुछ ही बना रहे हैं ना, स्केल का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, नाप रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सब रेखाखंड ही आप खींचते हैं, ठीक है। जैसे हम ए और बी हमने यहाँ पे 2 पॉइंट लिख दिया, ठीक है, ये रेखा का यह भाग है, इसको हम लोग यहाँ पे है ना दोनों ए और बी बिंदुओं से हम लोग निश्चित रूप से इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग का क्या हो गया, ये रेखाखंड है। चलिए इसको यहाँ पे लिख भी देते हैं, 5 सेंटीमीटर हमने माप दिया इसको ना, तो ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का रेखाखंड हो गया, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग चौथे वाले पॉइंट पे। चौथा हमें दे दिया गया है ना, वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, हम लोग लिख देते हैं चौथा यहाँ पे, वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, कोई वृत्त खींच दें, वृत्त के यहाँ पे जैसे इस प्रकार से हम वृत्त बना दिए, ठीक है, वृत्त बन गया, तो वृत्त का जो भी केंद्र रहता है उसके परिधि के बीच की दूरी ही क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। ये वृत्त का केंद्र हो गया, वृत्त की यह परिधि है पूरा, ठीक है, बाउंड्री। तो हम लोग लिख देते हैं वृत्त के केंद्र तथा परिधि की बीच की दूरी
त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, कोई भी आप वृत्त बना लेंगे, वृत्त का जो भी केंद्र आप मान के प्रकार भरे हैं और जो भी आप परिधि इस तरह से घुमा रहे हैं ना, जो भी आप चाप लगाकर इस प्रकार से घुमा रहे हैं, ठीक है, उनके बीच की दूरी जो जितना प्रकार में जैसे कि हम लोग यहाँ पे प्रकार भर लिए ना, तो प्रकार मान लेते हैं यहाँ पर हमने केंद्र बना लिया। ठीक है, अब यहाँ से आप जितना हो भी मतलब यहाँ पे जहाँ पर भी हम केंद्र बना दिए, यहाँ पे इस तरह से हम प्रकार घुमाने लगे ना, तो यहाँ पर से और यहाँ पे जो भी आप प्रकार में यहाँ आपकी दूरी भरे हुए ना, यही केंद्र है, यही आपका केंद्र है और यही आपका परिधि बन रहा है। ठीक है, इस प्रकार से आप घुमा रहे हैं तो क्या बन रहा है, परिधि। तो यहाँ पे केंद्र से यही आपकी जो लंबाई होती है ना, यही होता है आपका त्रिज्या। ठीक है, वृत्त के केंद्र तथा परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। यही हमने लिख दिया। जैसे देखिए यहाँ पर हमने वृत्त बना दिया, यह वृत्त का केंद्र हो गया। ठीक है, जहाँ पर हमने प्रकार भरा था ये हम लोग का केंद्र है। ठीक है, और ये हम लोग का परिधि है। तो यहाँ पे हम लोग वृत्त के यहाँ पे केंद्र और परिधि को मिला देते हैं ना, तो जो हम लोगों ने यहाँ पे लंबाई भर के, ठीक है, केंद्र बनाकर यहाँ पे वृत्त हमने रचना किया, तो यही होता है त्रिज्या। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, यही। चलिए ए बी नामकरण कर देते हैं। ए बी हम लोग का ये क्या है, ये हम लोग का त्रिज्या है। चलिए इस प्रकार से हो गया। आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे अंतिम प्रश्न, जो ये अंतिम यहाँ पर हम लोग को दे दिया गया जो है कि है वर्ग। वर्ग क्या होता है, वर्ग के बारे में हम लोग समझते हैं। वर्ग, तो वर्ग क्या होता है, हम लोग लिख देते हैं ऐसा चतुर्भुज, चार भुजाओं से बंद आकृति रहेगी चतुर्भुज, जिसका रहेगा सभी या प्रत्येक लिख सकते हैं, लिख देते हैं। चलिए प्रत्येक ही लिख देते हैं। प्रत्येक भुजा बराबर तथा प्रत्येक कोण, प्रत्येक रहेगा फिर कोण लिख देते हैं, समकोण होता है, समकोण होता है। ठीक है, और ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक भुजा बराबर होता है, ठीक है, बराबर तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है, तो यही वर्ग हो जाएगा। ठीक है, जिसमें क्या है, चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं, 2-2 सेंटीमीटर, 5-5 सेंटीमीटर, जो कुछ भी रहे चारों भुजाएं बराबर रहें। चारों भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए। प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 अंश का होता है। ठीक है, इसी आकृति को क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक भुजा बराबर तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है, 90 अंश का होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग का दूसरा प्रश्न भी हल हो गया। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे दिया गया है ना, नीचे दी हुई दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। यहाँ पर हम लोग को यहाँ पहला और दूसरा दो अभिधारणा दिया गया है। तो यहाँ पर पहली अभिधारणा में दे दिया गया है ना, दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। ठीक है, इनसे हम लोग को पढ़कर निष्कर्ष निकालना है। क्या निष्कर्ष निकल रहा है, तो यहाँ पर दिया सेकेंड हमें दे दिया गया है ना कि यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। यदि एक रेखा, यहाँ पे 3 बिंदुओं की बात कर दिया है कि यहाँ पर एक हम लोग रेखा खींचें तो 2 बिंदुओं से तो होती हुई जाए, लेकिन तीसरा बिंदु पर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग को आगे पूछा है क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है। तो हम लोग अभी देखेंगे, इसको समझेंगे। अपरिभाषित शब्द बताना है क्या है, अवधारणाएँ अविरोधी हैं, यूक्लिड की जो ज्यामिति से संबंधित अवधारणाएँ क्या उसका यह विरोध कर रही हैं, अविरोध कर रही हैं, और दिया हुआ क्या ये यूक्लिड की अवधारणाओं से प्राप्त होती हैं, यह स्पष्ट हमें करना है। ठीक है, चलिए हम लोग लिख देते हैं। हल करने वाले हम लोग तीसरे वाले प्रश्न को हल, हम लोग तीसरे वाले प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, हम लोग को पहले प्रश्न में दे दिया गया है ना कि 3 हमें बिंदुओं की बात किया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम बना देते हैं। देखिए यहाँ पर एक बिंदु दे दिया, यहाँ पर हम 2 बिंदु, ठीक है, यहाँ पे ए बी नामकरण कर दिया है, ए और यहाँ पे बी हम नामकरण कर देते हैं, और इसके बीच में बिंदु बोला है कि कहीं पर एक सी भी बिंदु है। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। और देखिए हम लोग को जो सेकेंड कथन हमें दे दिया गया है ना, सेकेंड अवधारणा की बात किया है, उसमें बात किया है ना कि 3 बिंदुओं की बात किया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम 2 बिंदु बना देते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर हमने बना दिया। ठीक है, और चलिए इसको हम लोग खींच देते हैं, और यहाँ पर इन 2 बिंदुओं से अलग ना एक बिंदु हम लोग को और लेना है। ठीक है, यहाँ पे तीनों एक ही रेखा पर स्थित नहीं हो। तो क्या इन 2 अभिधारणाओं से हमें कुछ निष्कर्ष निकल पा रहा है, ठीक है, जिसका ज्यामिति में उपयोग हो, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं निकल पा रहा है। अब जैसे कि यहाँ पर हम लोग को दे दिया गया है कि
तीन बिंदु हैं, ए और बी बिंदु बोला था, उसके बीच में सी बिंदु है, तो इसका कुछ मतलब ही नहीं बन पा रहा है। अब यहाँ पर दे दिया गया है कि तीन, हम लोग को पहले में ही बोला था ना कि ए और बी दो बिंदु हैं और यहाँ पे सी क्या है, उनके बीच में स्थित है, जो सी बिंदु है उनके बीच में स्थित है। ठीक है, तो इसका भी कुछ निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। अब यहाँ पर हमें तीन बिंदु दे दिया है, वो बात क्या है कि एक रेखा पर स्थित हो। ठीक है, यदि हम लोग रेखा खींच दें तो एक रेखा पर ही स्थित हो, तो एक यहाँ पर अलग से है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे तीनों बिंदु एक रेखा पर स्थित नहीं होने चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं दो मिल जाए लेकिन तीसरा वाला उस रेखा पर नहीं हो, तो ये अलग से हो। तो यहाँ पर भी कुछ निष्कर्ष ऐसा नहीं निकल पा रहा है जिसका हम लोग उपयोग ज्यामिति में करेंगे। ठीक है, देखिए हमें यही दे दिया गया था ना कि दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। तो यहाँ पर इससे कोई निष्कर्ष हम लोग का ये नहीं निकल पा रहा है ना कि ए और बी दो बिंदु बोल दिया, उनके बीच में सी विद्यमान है, तो ऐसा कोई नहीं बोल दिया। यदि मान लेते हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रेखा तक का जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, पहले यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें कहीं रेखा का बात ही नहीं किया गया है। यदि ना तीन बिंदु रहते हैं, यहाँ पे एक रेखा पर स्थित रहते हैं, यदि तीन बिंदु एक रेखा पर स्थित रहते हैं तो उसे संरेखी बिंदु कहते हैं। तो इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे रेखा का नहीं चर्चा किया गया है। अब यहाँ पर हमें दे दिया गया है कि दो मतलब तीन बिंदुओं की बात किया गया था कि यदि हम लोग रेखा खींचें, ठीक है, रेखा खींचें तो तीनों बिंदु क्या है, एक रेखा पर नहीं आने चाहिए, तो एक अलग से हो। तो इनसे भी कुछ निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बोला है ना, यहाँ कम से कम ऐसे तीन बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। ठीक है, एक रेखा पर वे स्थित नहीं है, मान लेते हैं दो बिंदुओं से खींच पा रहे हैं, तो तीसरा नहीं होना चाहिए। तो जो यहाँ पे दो अभिधारणाएं दी गई हैं ना, इन दो अभिधारणाओं से हम लोग कुछ निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे हैं। ठीक है, इसमें रेखा देखिए, पहले में रेखा का चर्चा नहीं सही से किया गया है, इसमें बिंदु की बात कर दिया गया है सेकंड में ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर पूछा क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है, तो यहाँ पे रेखा के बारे में सही से चर्चा नहीं किया गया है और साथ साथ बिंदुओं के बारे में सही से चर्चा नहीं किया गया है ना। हम लोगों को दोनों अभिधारणाओं पढ़ने के बाद ना ये समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब वो कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि यहाँ पे यूक्लिड जी ने अभिधारणाएं दी हैं उनसे अलग या कुछ हट के नहीं है ना, कि हम लोग इसका इस्तेमाल करें। ठीक है, इन दोनों अभिधारणाओं को हम लोग कुछ इसमें ऐसा खास नहीं है कि इन दोनों का हम लोग इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर हम लोग देखिए सही से एक्सप्लेन नहीं किया गया है, इसलिए हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर दिया है ना कि क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है। तो यहाँ पे जो रेखा है, रेखा और यहाँ पे बिंदुओं को सही से परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, हम लोग लिखते हैं इन दोनों अभिधारणाओं में अपरिभाषित शब्द बिंदु रहेगा, बिंदु तथा रेखा है। ठीक है, इन्हीं के बारे में सही से चर्चा नहीं किया गया है ना कि कहना क्या चाह रहा है। और देखिए आगे हम लोग को दिया गया था ना, क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं, मतलब यहाँ पे यूक्लिड की अभिधारणाओं का ये विरोध करती हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं ये अभिधारणाएं यूक्लिड की अभिधारणाओं का विरोध नहीं करती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ ना कि इन दो अभिधारणाओं में ना कुछ ऐसा नया सीखने को नहीं मिला। ठीक है, जो यहाँ पे यूक्लिड की अभिधारणाओं से कुछ अलग हो। ठीक है, जिसका उपयोग यहाँ पर ज्यामिति में हो। आगे हमें इसमें दे दिया गया है ना, क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती हैं। देखिए इसमें हम लोग को ना यहाँ पे पहले की तो बात नहीं कर सकते है ना, तीन बिंदुओं के बारे में चर्चा किया गया है कि यहाँ पे दो बिंदु था ए और बी, उनके बीच में सी बिंदु था, तो यहाँ पर तो हम लोग नहीं कुछ कह सकते, लेकिन हाँ इसको जरूर हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर दे दिया गया था ना तीन बिंदु हैं जो कि एक रेखा पर नहीं है, मतलब तीनों बिंदु एक रेखा पर हम लोग खींच दें तो एक रेखा पर नहीं है, दो बिंदुओं से होते हुए चला जाएगा, लेकिन एक रेखा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इतना जरूर जानते हैं कि जो अभिधारणा नंबर 1 था हम लोग का, ठीक है, वो क्या कह रहा था, दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, हम यहाँ पर आपको दिखा भी देते हैं, यहाँ पर हमें दे दिया गया है, देखिए अभिधारणा नंबर 1 हमें दे दिया गया है ना,
एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। तो इतना कह सकते हैं, या फिर अपग्रित 5.1 भी समझ सकते हैं इसको। अपग्रित 5.1 हमें यही दे दिया गया है कि दिए हुए दो भिन्न बिंदु से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। यदि दो बिंदु रहता है तो हम लोग दो बिंदु से होकर क्या कर सकते हैं, एक सीधी रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। लिख देते हैं, हाँ ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती है, जो कि अवधारणा नंबर 1 था, ठीक है। अवधारणा को हम यहाँ पर लिख देते हैं क्योंकि स्पष्ट भी हम लोग करना था, तो हम लोग लिख देते हैं, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। तो यहाँ पर यही दो अभिधारणाएं दी गई थी जिन पर हमें विचार करना था। यहाँ पर हमें 3 बिंदुओं के बारे में दे दिया गया था कि एक बिंदु ए है और एक बी है, और यहाँ पे एक इनके बीच मध्य बिंदु स्थित सी है, ठीक है। इनसे कुछ हमें निष्कर्ष निकालना था, ठीक है। जो कि इसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, यहाँ बता रहा है कि एक बिंदु ए है, बी हो गया, बीच में सी बिंदु है, ठीक है। और फिर हमें दूसरा दिया था कि विचार करना था कि यहाँ पे 3 बिंदु दे दिया गया था, इसमें रेखा का चर्चा किया था, ठीक है। यहाँ पे 3 बिंदु है, यदि रेखा खींचेंगे तो तीनों एक रेखा पर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक अलग ही था, ठीक है। 2 बिंदु से तो एक रेखा हम लोग खींच सकते हैं, लेकिन तीसरा यहाँ पे अलग था क्योंकि तीनों बिंदु को एक रेखा पर नहीं करने के लिए कहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पहला पूछा था कि इसमें कुछ अपरिभाषित शब्द हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बिंदुओं और यहाँ पे जो रेखाएं हैं उनके बारे में सही से चर्चा नहीं किया था, है ना, जिससे कि हम कोई निष्कर्ष निकाल पाए, है ना, जिसका उपयोग ज्यामिति में हो। तो यहाँ पर यही हो गया, हमने लिख दिया कि बिंदु और रेखा को सही से परिभाषित नहीं किया है, मतलब अपरिभाषित शब्द है। और यहाँ पे दिया था कि ये अभिधारणाएं यूक्लिड की अभिधारणाओं का विरोध नहीं करती हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया गया था, प्रश्न में पूछा था क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं, मतलब यहाँ पे जो यूक्लिड की अवधारणाओं का विरोध नहीं करते हैं, तो जाहिर सी बात है विरोध ही नहीं कर रही है ना। कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि जिससे यूक्लिड की अवधारणाओं का विरोध हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे दिया था क्या ये अभिधारणाएं जो है, ठीक है, यह यूक्लिड की अवधारणा से ही प्राप्त होती हैं, तो हमने लिख दिया कि हाँ। देखिए इसमें तो हम लोग नहीं कुछ कर सकते, लेकिन इसमें हम लोग जरूर कह सकते हैं कि 2 बिंदुओं से होकर एक सीधी रेखा खींच सकते हैं। तो हमने लिख दिया हाँ ये यूक्लिड की अवधारणाओं से प्राप्त होती है। यहाँ पे हमने अवधारणा भी लिख दिया, अवधारणा नंबर 1 था, या अपग्रित 5.1 इसको समझ सकते हैं ना, 2 भिन्न बिंदुओं से होकर एक सीधी रेखा आप खींच सकते हैं। तो लिख दिया हाँ एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3 भी हम लोग का हल हो गया। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे दिया गया है ना, यदि 2 बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि, कंडीशन दिया हुआ किस प्रकार से स्थित है, 2 बिंदु ए और बी हैं, उनके बीच सी इस प्रकार से स्थित है ना कि ए बी बराबर बी सी है। तो सिद्ध कीजिए कि हमें यही सिद्ध करना है, ए सी बराबर 1/2 ए बी है, ठीक है। ए का आकृति खींचकर इसे स्पष्ट भी करना है हम लोग को, ठीक है। चलिए हम लोग लिखते हैं, हल करने वाले हैं चौथे वाले प्रश्न को, ठीक है। चलिए तो पहले जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिखते हैं, लिख देते हैं दिया है, लिखते हैं 2 बिंदुओं ए और बी के बीच स्थित बिंदु सी है, ठीक है। सी है, और वो भी हमें दिया है कंडीशन किस प्रकार से स्थित है ना। ऐसा स्थित है ना कि यहाँ पर हमें दे दिया गया है कि ए बी जो भुजा ए सी रहेगा, ए सी बराबर भुजा यहाँ पे बी सी है, ठीक है। एक बार हम आपको इसका फिगर बना के दिखाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे 2 से लेकर यहाँ पे चलिए 8 तक खींच देते हैं, जो कि यहाँ पे बना कुल 6 सेंटीमीटर बना, ठीक है। और यहाँ पे इसके ठीक बीच में हम लोग यहाँ पे 3 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, 1 2 3 और 3 यहाँ पे। चलिए यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से नाप कर ही हमने नामकरण इसलिए किया ताकि आपको और अच्छे समझ में आए, है ना। चलिए यहाँ पर ए और बी बिंदु है, ठीक है।
ए और बी बिंदु था, बीच में यहाँ पे सी बिंदु स्थित है, ठीक है। और इस प्रकार से स्थित है ना कि यहाँ पे जो ए सी वाली भुजा है, ठीक है, जो यह वाली लंबाई है यहाँ पे बी सी के बराबर है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे इसका यह 2 गुना है, ठीक है ना। यदि हम मान लेते हैं कि यह 10 सेंटीमीटर का रहता तो यह 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर रहता, ठीक है। दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि ए बी जो यहाँ पे ए सी है ना, ए सी वाली लंबाई, यह वाली लंबाई इस वाली लंबाई के यहाँ पे जो बी सी है यह वाली लंबाई के बराबर है। यही ए और बी 2 बिंदु हैं, इनके मध्य में यहाँ पर सी बिंदु इस प्रकार से स्थित है ना कि यहाँ पे ए सी बराबर यहाँ पे बी सी है, ठीक है। यह वाली लंबाई, यह वाली लंबाई दोनों आपस में बराबर है। तो देखिए हम लोग को सिद्ध क्या करना है, हम लोग यहाँ पे एक बार लिख देते हैं, ठीक है। लिख देते हैं हम सिद्ध रहेगा, सिद्ध करना है। देखिए हम लोग को क्या सिद्ध करना है, दिया हुआ है ना कि ए सी बराबर हमें सिद्ध करके दिखाना है 1/2 और ए बी, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसको सिद्ध करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग अब नोट करते हैं, यहाँ से हम सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं इसी से, ठीक है। चलिए यही हम लोग को सिद्ध करना है। चलिए हम लिखते हैं, दिया है हम लोग को ना कि जो ए सी वाली भुजा है वो बी सी के बराबर है, ठीक है। जो ए सी है या बी सी, ठीक है। यहाँ देखिए इसको 2 तरह से नामकरण आप कर सकते हैं, सी बी भी कह सकते हैं या बी सी भी कह सकते हैं, दोनों तरह से बात एक ही है। तो यह दोनों आपस में बराबर है। देखिए ए सी बराबर बी सी यह दिया हुआ है, ठीक है, कि ए सी और बी सी क्या है, दोनों आपस में बराबर है। तो हम लोग को देखिए यहाँ पर ना हमें ए बी चाहिए, बी सी नहीं चाहिए। तो ए बी हम लोग देखिए किस प्रकार से करेंगे, देखिए बी से सी तक की लंबाई हम लोगों के पास है, ठीक है। यदि हम लोग ए सी जोड़ दें ना, ए सी यहाँ पर जोड़ देंगे, ठीक है, इतना तो लंबाई हम लोग के पास है, ठीक है। बी सी तो है, यह वाली लंबाई हम लोग जोड़ देंगे तो यह पूरा क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है, ए बी है। यदि हम लोग बी सी में ए सी जोड़ देंगे तो यह ए बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं दोनों पक्षों में हम लोग क्या जोड़ दे रहे हैं, ए सी को, ए सी जोड़ने पर, ठीक है। दोनों पक्षों में यदि हम लोग ए सी जोड़ दे रहे हैं, देखिए किस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पे बाएं पक्ष में भी जुड़ जाएगा ए सी, ठीक है, और यहाँ पे बी सी और प्लस यहाँ पे ए सी हो गया, ठीक है। दोनों पक्षों में हमने ए सी को जोड़ दिया। हम लोग जानते हैं ना कि 2 यदि बराबर राशियाँ हैं उनमें बराबर आप जोड़ेंगे ना, यदि उनमें आप बराबर जोड़ेंगे तो जो भी योगफल आपका आएगा वो भी बराबर रहेगा, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि यदि 2 बराबर 2 है, दोनों में यदि हम लोग 5-5 जोड़ देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, 7-7 हो जाएगा। तो दोनों आपस में योगफल भी क्या रहेगा, बराबर ही आएगा। तो यहाँ पे पहले से ही बराबर था, इसमें हमने बराबर जोड़ दिया, ठीक है। हम लोग अभिवृत्त में सब पढ़ चुके हैं ना कि कोई 2 आपस में बराबर राशियाँ हैं उसमें हम लोग बराबर संख्या से भाग दे दें तो जो आएगा भागफल वो भी क्या रहेगा, दोनों का बराबर ही रहेगा। यदि दोनों में से समान रूप से घटा दिया जाए तो भी क्या रहेगा, शेषफल बराबर ही रहेगा, ठीक है। हम लोगों ने दोनों यहाँ पे पहले से ही बराबर था, यहाँ पे ए सी बराबर यहाँ पे बी सी था और दोनों में हमने क्या कर दिया, ए सी जोड़ दिया। हम लोग लिख देते हैं बराबर में, बराबरों लिखते हैं, बराबरों में बराबर जोड़ा जाए तब जो पूर्ण आ रहा है, ठीक है, हम लोग लिख देते हैं पूर्ण भी बराबर होता है, बराबर होता है। यह अपग्रेड में हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो देखिए जो ए बी और यहाँ पे बी सी है ना, यहाँ पर हम लोग चलिए यहाँ पर लिख भी देते हैं कि यहाँ पे ए सी और प्लस यहाँ पे बी सी कह लीजिए, यहाँ पे बी सी आप जोड़ेंगे तो यह आपका ए बी तो है, ठीक है। यहाँ पे ए सी की लंबाई और यहाँ पे बी सी की लंबाई जोड़ेंगे तो यह पूरा किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यही है आपका ए सी और बी सी है, ठीक है, ए सी और बी सी है, इन दोनों का जो योगफल क्या हो जाएगा, ए बी के बराबर हो जाएगा। देखिए ए सी और ए सी यहाँ पर है, ठीक है, दोनों ए सी है तो यहाँ पे 2 ए सी आपका हो जाएगा, 2 ए सी हो गया। यहाँ पे ए सी और यहाँ पे बी सी को जोड़ देंगे तो यह क्या हो जाएगा, ए बी के बराबर हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर जब यहाँ पे बी सी था ना तो बी से सी तक कितनी ही लंबाई थी, ठीक है। अब यहाँ बी सी में ए सी भी जोड़ दिया गया तो यह ए बी हो गया, ठीक है। यहाँ से ध्यान से लिखेंगे आप, यहाँ पे ए बी है, ठीक है। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 नहीं है, लेकिन हमें ना यहाँ पे हर में 2 चाहिए तो हम लोग क्या कर देते, दोनों पक्षों में 2 से हम लोग भाग दे देते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, ठीक है, देने पर हम लोग भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे 2 ए सी है बटा 2 हो जाएगा, यहाँ पे ए बी है और बटा 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 ए सी था अंश में और यहाँ पे ए बी था तो ये अंश 2 से हमने दोनों पक्षों में भाग दे दिया, ठीक है। तो देखिए अंश और हर में यहाँ पे 2 है, समाप्त हो जाएगा, ए सी सिर्फ बचा, ठीक है, और यहाँ पे ए इसी तरह से रह जाएगा, ठीक है।
1/2 इसको ए बी हम लोग लिख देते हैं जैसे हम लोग को दिया था। ठीक है, ए सी बराबर हमने सिद्ध क्या कर दिया 1/2 ए बी। ठीक है, यहाँ पे 1/2 ए बी हो गया। और यहाँ पर लिखना रहेगा तो आप लिख देंगे कि यहाँ पे बराबरों में बराबर संख्या से ठीक है, फिलहाल में तो संख्या ही है, बराबरों में बराबर से, चलिए जैसे ऐसी तरह से लिख देते हैं, से भाग देने पर भागफल समान रहता है, समान या बराबर रहता है। यदि यहाँ पर संख्या 10 रहती, यहाँ पर भी संख्या 10 रहती, 10 में हम लोग दोनों में क्या कर देते 2 से भाग दे देते तो 5 5 आ जाता, जो कि फिर भी बराबर ही रहता। ठीक है, यहाँ पे दोनों संख्या आपस में बराबर थी, इसमें हम लोगों ने समान रूप से 2 से भाग दे दिया, तो जो भी आएगा भागफल दोनों तरफ का क्या रहेगा आपस में बराबर ही रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने सिद्ध कर दिया कि जो ए सी वाली लंबाई है ना, ए सी वाली लंबाई ए बी की क्या है आधा कर देंगे तो इसको आप प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, ए सी हम लोगों ने यहाँ पे 6 सेंटीमीटर मापा था ना, यहाँ पे ये 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पे पूरी लंबाई, तो 6 सेंटीमीटर का यहाँ पे आधा करना है, तो आधा क्या है आपका 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर ए सी भी है बी सी भी है। ठीक है, तो यहाँ पर ए सी बराबर यहाँ पे किस प्रकार से हमने सिद्ध कर दिया, देखिए ए सी बराबर बी सी हमें दे दिया गया था, तो हमने देखा कि हमें ए बी चाहिए। ठीक है, तो ए बी हम लोग को मिलेगा कैसे, यहाँ पे बी सी था ना, तो बी सी में हम लोग क्या कर दें ए सी हम लोग जोड़ देंगे तब हम लोग ए बी के बराबर प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बी सी में हमने दोनों पक्षों में क्या कर दिया ए सी जोड़ दिया, दोनों तरफ हमने ए सी जोड़ दिया, यहाँ पर भी ए सी और यहाँ पर भी ए सी जोड़ दिया, तो ए सी और ए सी बाएं पक्ष में हो गया 2 ए सी जुड़कर। ठीक है, और यहाँ पे बी सी प्लस ए सी, ठीक है, बी सी प्लस ए सी जुड़कर क्या हो गया ए बी के बराबर हो गया, तो ए बी हमने लिख दिया। यहाँ पे 2 हमें नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए हर में 2 है ना, यहाँ पे 2 नहीं है, तो यहाँ पे हम दोनों पक्षों में 2 से हमने भाग दे दिया। ठीक है, क्योंकि बराबर संख्या है उनमें किसी भी बराबर संख्या से आप भाग दे सकते हैं। ठीक है, तो जो भागफल आएगा फिर भी क्या रहेगा दोनों बराबर ही रहेगा, तो यहाँ पे 2 से हमने दोनों पक्षों में भाग दे दिया, तो यहाँ पर भाग दे दिया तो आंसर हर में 2 हो गया, समाप्त हो गया, यहाँ पे हर में रह गया। ठीक है, तो यहाँ पे ए सी बराबर 1/2 ए बी आया। ठीक है, तो इस प्रकार से सिद्ध हो चुका, हम लोग लिख देते हम लोग सिद्ध हुआ। ठीक है, इस प्रकार से ये भी प्रश्न हम लोग का प्रश्न नंबर 4 भी हल हो गया। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे दिया गया ना, प्रश्न 4 में सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु कहलाता है ना, जाहिर सी बात है यहाँ पर हमने सिद्ध करके भी दिखाया, ए सी क्या है ए बी का 1/2 कर देंगे, ए बी जो हम लोग की पूरी लंबाई थी। ठीक है, उसका मध्य बिंदु सी था। ठीक है, और हमें ए सी बराबर बी सी दिया था। चलिए यहाँ पर दिया ना प्रश्न नंबर 4 में सी रेखाखंड ए बी का एक मध्य बिंदु कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है ना कि सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है ना, हमें बताना है कि कोई भी रेखाखंड हो गया ना उसका केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। ठीक है, चलिए इसी को हल करना है, हम लोग लिखते हैं, हल करने वाले हम लोग 5 वाले प्रश्न। तो हम लोग इसके लिए ना ए बी रेखाखंड एक हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे नामकरण दिया है। ठीक है, वैसे ए बी नामकरण हम लोग कर लेते हैं, मान लेते हैं कि सी और डी 2 बिंदु हम लोग मान लेते हैं, 2 मध्य बिंदु मान लेते हैं। ठीक है, रेखा का, और उन दोनों को हम लोग दिखा देंगे कि दोनों जो सी और डी बिंदु हमने माना है ना वह दोनों एक ही बिंदु है। ठीक है, चलिए हम लोग लिख देते हैं, माना रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु सी तथा मध्य बिंदु सी तथा डी है। हम लोगों ने इस तरह से 2 मध्य बिंदु हमने मान लिया। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से हम बना देते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह से हम लोग रेखाखंड बना देते हैं, यहाँ पे हो गया ए और यहाँ पे हो गया बी। ठीक है, और इसके हम लोगों ने 2 मध्य बिंदु मान लिए। ठीक है, सी तथा डी हमने मान लिया। ठीक है, और इन दोनों को हम लोग को सिद्ध करके दिखाना है कि हम लोगों ने 2 जो माना है ना सी और डी अलग अलग, ये दोनों एक ही बिंदु है। तो हम लोग लिखते हैं ना कि अभी हम लोगों ने जो सिद्ध कर दिया। ठीक है, अभी हम लोग मध्य बिंदु सी था, तो हम लोगों ने प्रश्न नंबर 4 में क्या सिद्ध कर दिया, ए सी बराबर 1/2 और यहाँ पे ए बी जो भुजा रहती है पूरी भुजा उसके बराबर होता है। ठीक है, चलिए हम लोग लिख देते हैं मध्य बिंदु। ठीक है, मध्य बिंदु सी के लिए प्रश्न 4 में सिद्ध किया गया, लिख देते हैं सिद्ध किया गया। क्या हमने सिद्ध कर दिया, अभी प्रश्न नंबर 4 में हमने क्या सिद्ध कर दिया, देखिए
फिलहाल में ए सी हम लोग मध्य बिंदु सी के लिए मान रहे हैं, ठीक है। तो ए सी बराबर हमने अभी क्या सिद्ध कर दिया कि 1/2 गुणते यहाँ पे ए बी, ठीक है। जो यहाँ पे यदि मान लेते हैं सी बिंदु हम लोग का मध्य बिंदु है, ए बी रेखाखंड का जो भी मध्य बिंदु रहेगा तो यहाँ पे यह भी बराबर रहेगा, ये भी देखिए। यदि मान लेते हैं कि सी मध्य बिंदु है ना, तो यहाँ पे ए सी भी बराबर है, यहाँ पे बी सी भी बराबर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी पहले में सिद्ध कर दिया कि ए सी जो रेखाखंड है, ठीक है, वो ए बी के क्या रहेगा, आधा रहेगा। ए बी जो भुजा है हम लोग, ए बी जो रेखाखंड है उसका हम लोग आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यही ए सी के बराबर हो जाएगा, और बी सी भी आपस में बराबर रहेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको देखिए समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। फिलहाल में हमने इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब देखिए मध्य बिंदु डी के लिए, ठीक है, हम लोग लिख देते हैं मध्य बिंदु रहेगा डी के लिए, ठीक है। चलिए इसी प्रकार यहाँ पे हम लोग कर देते हैं, लिख देते हैं इसी प्रकार मध्य बिंदु डी के लिए क्या हो जाएगा, सेम चीज़ यही। यदि मध्य बिंदु डी है तो यहाँ पे ए सी है ना, ए सी लिखा गया। यदि मध्य बिंदु डी है तो ए डी बराबर लिखा जाएगा, या क्या लिखा जाएगा, ए डी बराबर 1/2 गुणते यहाँ पे, क्योंकि हमें दोनों को माना था, है ना। ये हम लोग दोनों मध्य बिंदु हमने माना है कि सी और डी दोनों है। तो यदि ए सी मध्य बिंदु है तो, है ना, फिलहाल में ए सी माना तो ए सी बराबर 1/2 और ए इंटू बी मत ए बी, जो ए बी आपकी रेखाखंड थी, यही हमने पहले प्रश्न में सिद्ध कर दिया। तो यहाँ पे यदि हम लोग का डी भी मध्य बिंदु है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ए डी बराबर 1/2 ए बी, ठीक है। ए डी बराबर 1/2 ए बी हमने लिख दिया, ठीक है। चलिए हो गया हम लोग का समीकरण नंबर 2। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बताते हैं कि यदि जो ए बी का वैल्यू है ना, यदि 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो यहाँ पे यदि सी मध्य बिंदु है, ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर का इतना भी हम लोग का क्या बनता, 2 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर का आधा हम लोग का यह क्या बनता, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और यह भी हम लोग का 2 सेंटीमीटर बनता, ठीक है। यदि ए बी की लंबाई पूरा 4 सेंटीमीटर रहती तो यहाँ पे ए सी की भी लंबाई कितना रहता, 2 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो सी बी है, या सी बी कह लें या सी बी या बी सी, है ना, ये दोनों कह सकते हैं। तो ये भी इसकी भी लंबाई क्या रहेगी, 2 सेंटीमीटर रहेगी। और जब बिंदु डी हम लोग का मध्य बिंदु रहेगा, ठीक है, ए बी रेखाखंड तो यही सेम ही है दोनों के लिए। ए बी रेखाखंड का जब मध्य बिंदु डी रहेगा तब ए डी बराबर 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यहाँ पे बी डी बराबर भी क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर रह जाएगा, ठीक है। तो इससे पता चला है कि जब इसकी भी लंबाई 2 सेंटीमीटर है और यहाँ पे बी सी की भी लंबाई 2 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे जो सी और डी हमने अलग अलग बिंदु बनाए हैं ना, दोनों क्या है, एक ही बिंदु मिलेगा। यहाँ पे ए सी कर लें या ए डी कर लें, दोनों क्या रहेगा, 2-2 सेंटीमीटर रहेगा। या फिर इस तरह से यहाँ पर भी रहेगा तो बी डी या बी सी कह लें, दोनों क्या रहेगा, 2 सेंटीमीटर। तो जो हमने प्रश्न नंबर 4 में सिद्ध किया था उसी से हम लोगों ने 2 समीकरण निकाल लिया, ठीक है। तो देख रहे हैं ना कि 1/2 ए बी यहाँ पर भी है, 1/2 ए बी यहाँ पर भी है। तो यह दोनों जो यहाँ पर बायां पक्ष है यह भी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। हम लोग पढ़ चुके हैं, अपवृत्त में पढ़ चुके हैं ना। देखिए 1/2 ए भी है, 1/2 ए भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ए सी और ए डी आपस में बराबर हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि यदि 2 वस्तुएं किसी एक ही वस्तु के बराबर रहती है ना, एक ही वस्तु के कोई 2 वस्तु एक ही वस्तु के बराबर रहती हैं तो वो दोनों वस्तुएं भी आपस में बराबर रहती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए ए सी यहाँ पे 1/2 ए बी के आपस में बराबर है, यह भी 2 सेंटीमीटर है, यह भी 2 सेंटीमीटर है, तो यह भी तो 2 सेंटीमीटर है, तो यह भी क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यह भी लंबाइयाँ क्या है यहाँ पे, यह इसके बराबर है, यह इसके बराबर, मतलब चारों आपस में बराबर ही है। लिखते हैं यहाँ पे हम समीकरण 1 तथा 2 से तुलना करने पर लिख देते हैं समीकरण 1 तथा 2 को तुलना करने पर ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बराबर ए डी के, ठीक है। ए सी बराबर ए डी हो गया। ऐसा हमने क्यों लिखा, लिख देते हैं वे वस्तुएं, यहाँ पे यूक्लिड के अपवृत्त में ये लिखा गया था, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर होती हैं, आपस में भी बराबर होती हैं, ठीक है, आपस में भी बराबर होती हैं। यह जो दोनों राशि था ए सी भी जो 1/2 ए बी के बराबर था, यहाँ पे ए डी भी था 1/2 ए बी के बराबर था, ठीक है। तो यह दोनों क्या था, 1/2 ए बी के बराबर था, इसलिए आपस में ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। क्योंकि यहाँ पर वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर होती हैं, एक दूसरे के बराबर होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, ये अपवृत्त में हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ पे ए सी बराबर हमने ए डी सिद्ध कर दिया। तो यहाँ पे जो ए सी और मतलब सी और डी अलग अलग आपको बिंदु दिख रहा है ना, ये दोनों एक ही बिंदु है, मतलब दोनों ए सी और ए डी यहाँ पे समपाती है। हम लिख देते हैं यहाँ पे रेखाखंड ए सी तथा
ए डी संपाती हैं, क्योंकि दोनों आपस में एकदम बराबर है। ए सी और ए डी क्या हैं? संपाती हैं। जो वस्तुएं आपस में बराबर रहती हैं वो आपस में संपाती भी रहती हैं, है ना। संपाती रहती हैं तो कोई भी दो वस्तु संपाती रहता है तो आपस में उसका सब कुछ बराबर रहता है। रेखाखंड ए सी और ए डी संपाती हैं, और इसका कारण लिखना रहेगा क्यों संपाती हैं, क्योंकि हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे बराबर, यही अपघृत होता है बराबर वस्तुएं, क्योंकि ए सी और ए डी आपस में बराबर है, बराबर यहाँ पे वस्तुएं रहेगा, वस्तुएं संपाती होती हैं, लिख देते हैं संपाती होती हैं, ठीक है। संपाती वस्तुएं आपस में एकदम बराबर होती हैं। यदि कोई दो वृत्त हैं आपस में संपाती है ना, एक दूसरे के एकदम बराबर है, एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो एकदम पूरे ढक लेंगे तो उनका केंद्र भी बराबर हो जाएगा, परिधि भी बराबर रहेगा, त्रिज्या बराबर रहेगा, व्यास भी बराबर रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से सब कुछ बराबर रहेगा। तो यहाँ पर हो गया, हमने लिख दिया क्योंकि ए सी और ए डी आपस में बराबर था, इसलिए हमने लिख दिया कि रेखाखंड ए डी मतलब ए सी और ए डी क्या है? संपाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपघृत होता है ना, बराबर वस्तुएं संपाती होती हैं। तो इस प्रकार से हो गया। चलिए इसको हम लोग चूंकि करके लिख देते हैं। चूंकि रेखाखंड ए सी और ए डी संपाती हैं, इसलिए हम लोग लिख देते हैं कि बिंदु यहाँ पे बिंदु सी तथा बिंदु डी भी संपाती बिंदु हैं, संपाती बिंदु हैं, अर्थात एक ही बिंदु है, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं अर्थात एक ही बिंदु है, अर्थात इस प्रकार से करके लिख देते हैं बिंदु सी तथा बिंदु डी एक ही बिंदु है, एक ही बिंदु है। अतः यहाँ पर हम लोग नीचे लिख देते हैं अतः किसी रेखाखंड का केवल एक ही मध्य रहेगा, मध्य बिंदु होता है, ठीक है। इसको हमने किस प्रकार से सिद्ध किया? देखिए हम लोगों ने पहले मान लिया कि माना रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु सी और डी है, ठीक है। हम लोग को दिखाना था कि बताइए कि यहाँ पे कोई भी रेखाखंड हो गया उसका सिर्फ केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। तो इसके लिए हम लोगों ने एक रेखाखंड मान लिया ए बी, और यहाँ पे सी और डी दो हमने मध्य बिंदु कर दिया, ठीक है। और प्रश्न नंबर 4 में हमने सिद्ध कर दिया कि कोई भी रेखाखंड ए बी था, यदि मध्य बिंदु सी था तो उसके लिए ही ए सी बराबर 1/2 ए बी था, ठीक है। यदि यहाँ पे सी मध्य बिंदु था तो यहाँ पे ए सी जो ए सी बराबर हो क्या होता था कि यहाँ पे ए बी का यह मध्य बिंदु है, ठीक है। तो ये भी आधा हो गया, ये भी आधा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ए सी बराबर 1/2 और ए बी का आधा, ठीक है। तो यह पहला हो गया। यदि मध्य बिंदु सी है तब, ठीक है, ए सी हो जाएगा। यदि मध्य बिंदु डी है, इसके लिए हमने लिखा तब ए डी बराबर हो जाएगा 1/2 ए बी, ठीक है। और देख रहे हैं 1/2 ए बी ये भी है, दाहिना पक्ष बराबर है ना, 1/2 ए बी ये भी है, 1/2 ए बी है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में बराबर था दायां पक्ष, तो यहाँ पर बायां पक्ष भी आपस में बराबर हो गया, ठीक है। और क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर हमने लिख दिया कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर होती हैं आपस में भी बराबर होती है, ठीक है। ये ए सी भी 1/2 ए बी के बराबर था, ए डी भी 1/2 ए बी के बराबर था, तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएगा। तो ए सी बराबर हमने ए डी लिख दिया, है ना। बराबर वस्तुएं आपस में संपाती होती हैं, जो वस्तुएं संपाती होती हैं वे आपस में बराबर भी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि रेखाखंड ए सी तथा ए डी संपाती हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। बराबर वस्तुएं संपाती होती हैं या संपाती वस्तुएं आपस में बराबर होती है, दोनों तरह से चलेगा, ठीक है। तो हमने लिख दिया बिंदु सी तथा बिंदु यहाँ पे डी रहेगा, ठीक है। बिंदु डी भी संपाती बिंदु है, ठीक है। दोनों एक ही बिंदु है। ए सी और ए डी की जो लंबाई है ना ये आपस में बराबर है, तो मतलब यहाँ पे सी और डी अलग दिख रहा है लेकिन दोनों क्या है? एक ही बिंदु है। तो इस प्रकार से हमने लिख दिया इसको, अर्थात बिंदु सी तथा बिंदु डी एक ही बिंदु है। अतः हमने लिख दिया किसी रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे दिया गया है ना, आकृति 5.2, इसी आकृति की बात कर रहा है। में यदि यहाँ पे ए सी बराबर यहाँ पे बी डी हमें दे दिया गया है, ठीक है। जो ए सी वाली लंबाई है यहाँ पे बी डी के बराबर है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि ए बी जो है और सी डी ये अभी आपस में बराबर है, ठीक है। तो यही हम लोग को दिया हुआ है। चलिए हम लोग इसको नोट करते हैं। हल करने वाले हम लोग छठा वाले प्रश्न को छठा वाले प्रश्न करने वाले हैं। चलिए तो जो आकृति दिया है ना उस आकृति को भी हम लोग यहीं पर बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ए दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे डी दिया हुआ है, यह डी बिंदु है, ठीक है। और यहाँ पे एक बिंदु हमको बी दे दिया गया है और यहाँ पे एक बिंदु हम लोग को
सी दे दिया गया। इसी प्रकार से कुछ है, तो हम लोग को चलिए हम लोग लिख लेते हैं ना कि जो हमें सिद्ध करना है उसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग लिख देते हैं, सिद्ध रहेगा, सिद्ध करना है हम लोग को। देखिए हम लोग को सिद्ध करना है यही, ए बी बराबर हम लोग को सी डी सिद्ध करना है। ए बी जो है वह सी डी के बराबर हम लोग को सिद्ध करना है, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं दिया है। देखिए हम लोग को क्या दिया हुआ है, दिया है ना कि यहाँ पर ए सी बराबर हम लोग को बी डी दिया था, ठीक है। ए सी और बी डी आपस में बराबर है, ए सी बराबर है यहाँ पे बी डी। देखिए हम लोग को सिद्ध करना है ना कि ए बी जो ये वाली लंबाई है यहाँ पे सी डी के यहाँ पे बराबर है, ठीक है। लेकिन हमें दिया क्या है कि ए सी के बराबर यहाँ पर हम लोग को बी डी दे दिया है, ठीक है। एक बार यहाँ पे देखिए, ए सी बराबर हम लोग को बी डी दिया है ना, मान लेते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ए सी हम लोग मान लेते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे देखिए ए सी और बी डी बराबर है ना, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा ना, ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। अब हम लोग बी सी की लंबाई मान लेते हैं कि 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो जब हम लोग ए सी में से 2 सेंटीमीटर घटा देंगे तो 3 सेंटीमीटर बचेगा, ठीक है। और वहीं हम लोग को बी डी में से भी क्या करना है, हम लोग को 2 सेंटीमीटर घटाना ही है, तभी ये क्या बचेगा 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ए सी बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी डी के बराबर ही हो जाएगा। तो यही हम लोग को बस सिद्ध करना है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे ए सी बराबर हमें दे दिया गया है, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए ए बी, तो हम लोग क्या कर देते हैं, बी सी दोनों पक्षों में से घटा देते हैं, है ना, क्योंकि दोनों बराबर राशि है। दोनों में से हम लोग क्या कर देंगे, बी सी घटा देंगे, इसमें से भी बी डी में से भी घटा देंगे और यहाँ पे ए सी में से भी घटा देंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, सी डी बच जाएगा और यहाँ पे ए बी बच जाएगा, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं, यहाँ से लिख देते हैं दोनों पक्षों में से हम लोग बी सी रहेगा, बी सी घटाने पर दोनों पक्षों में से हम लोग बी सी घटा देते हैं। तो देखिए ए सी है, ए सी माइनस यहाँ पे बी सी हो जाएगा, ठीक है। बी सी हम लोग घटा रहे हैं बराबर यहाँ पे बी डी है ना, इसमें बी सी हम लोग क्या घटा देंगे, बी सी घटा देंगे दोनों पक्षों में से, क्योंकि कोई भी बराबर राशि है उसमें से हम लोग बराबर घटाएंगे ना, तो जो भी हम लोग का शेषफल आएगा वो भी बराबर रहेगा, ठीक है। और इस बात को हम लोग लिख भी देते हैं, हम लोग लिख देते हैं बराबर, वस्तुएं करके लिखा था तो अपघृत, तो हम लोग भी वस्तुएं करके लिख देते हैं। हम लोग लिख देते हैं बराबर में से, बराबर इस प्रकार से लिखते हैं, बराबरों में से बराबर घटाने पर शेषफल भी बराबर रहता है, शेषफल भी बराबर रहता है, ठीक है। यही अपघृत था। यदि हम लोग मान लेते हैं कि अभी हम लोग का 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर है, दोनों में से 5-5 घटा दें, सेम ही घटाएं तो क्या हो जाएगा, दोनों 5-5 सेंटीमीटर रहेगा, जो कि आपस में बराबर ही रहेगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग को ए सी बराबर यहाँ पे बी डी दिया था, दोनों में से हम लोगों ने दोनों में से क्या कर दिया, बी सी को हमने घटा दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए से सी तक की लंबाई थी, अब इसमें से हम लोग बी सी घटा देंगे तो बचेगा क्या, देखिए ए सी है ना, ए सी में से हम लोग को बी सी घटाना है, तो ए सी यहाँ तक है और इसमें से हम लोग बी सी घटा देंगे तो क्या बचेगा, ए बी ही बचेगा, ए बी बचा, ठीक है। ए सी था और यहाँ पे बी सी हमने घटा दिया तो यहाँ पे ए बी बचा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बी डी है ना, बी से डी तक की लंबाई है, ठीक है। अब इसमें से हम लोग यह घटा दिए, ठीक है। यहाँ पे बी सी यहाँ पर भी घटा दिया गया, बी से डी तक की लंबाई थी, अब यहाँ से बी सी घटा देंगे तो यही ना बचा, सी डी बचा, ठीक है। तो यहाँ पर सी डी हम लोग लिख देते हैं, ए बी बराबर सी डी हमने इस प्रकार से सिद्ध कर दिए हैं हमने, ठीक है। लिख देते हैं हम लोगों ने, सिद्ध हुआ। हमें इस प्रकार से एक रेखाखंड बनाया था जिसमें हम लोग को बता दिया गया था कि यहाँ पे ए बी बराबर, यहाँ पर हम लोग को ए बी बराबर, यहाँ पे हमें सी डी सिद्ध करना था, ठीक है। और ए सी बराबर बी डी हमें दे दिया गया था कि ए सी जो है बी डी के बराबर है, तो दोनों पक्षों में से हमने क्या कर दिया, बी सी घटा दिया, ठीक है। ए सी बराबर यहाँ पे बी डी दिया था, दोनों में से हम लोगों ने दोनों पक्षों में से बी सी घटा दिया। हम लोग जानते हैं कि कोई भी बराबर है ना, बराबरों में से बराबर घटाने पर जो शेषफल आता है वो भी बराबर ही रहता है, ठीक है। तो हम लोगों ने दोनों में से बी सी घटा दिया, तो जब ए सी में से हमने बी सी घटा दिया तो ए बी बचा। जब हमने बी से डी तक की दूरी थी, इसमें से हम लोगों ने बी सी घटा दिया तो यहाँ पे सी डी बचा, ठीक है। तो ये भी बराबर यहाँ पे सी डी हमने लिख दिया, सिद्ध हुआ हमने लिख दिया। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 6 भी हल हो गया। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 दे दिया गया है ना, यूक्लिड की अपघृतों की सूची में दिया हुआ है कि अपघृत 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। ध्यान दीजिए कि यह प्रश्न 5वीं अवधारणा संबंधी, अवधारणा की नहीं बात कर रहा है, ठीक है। 5वीं अवधारणा क्या होती है, दो रेखाओं पर ना, एक दो रेखाएं रहेंगी, उस पर एक रेखा प्रतिच्छेद करती है,
तो वो दो रेखाएं जाकर उधर ही मिलती हैं जिधर ना यहाँ पे अंतःकोणों का योग 180 अंश से कम रहता है, उधर ही जाकर मिलती है। ठीक है, यही होता है पांचवी अवधारणा। और पांचवा अपघृत यही होता है ना कि कोई भी यहाँ पर कोई भी पूर्ण भाग रहता है, उससे जो भी कट, देखिए इस प्रकार से दिया है ना, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। ठीक है, अब जैसे पूर्ण कोई भी है, ठीक है, कोई भी सेव हो गया, सेव से कुछ भी काट कर निकाल रहे हैं तो जो भी आपका सेव रहेगा वो हमेशा जिसमें से आप काट कर कुछ निकाले हैं ना, उससे हमेशा वो बड़ा ही रहेगा। ठीक है, जो पूर्ण होता है वो अपने भाग से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग समझते हैं, ये सर्वव्यापी सत्य होता है ना। लिख देते हैं, हल हम लोग करने वाले हैं 7वां वाले प्रश्न को। पहले अपघृत नंबर 5 हम लिख ही देते हैं यहाँ पे। ठीक है, लिख देते हैं अभिगृहित, जो 5 हम लोग का दिया हुआ है ना, अभिगृहित 5 क्या है, हम लोग लिख देते हैं पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। चलिए इस प्रकार से हम वृत्त बनाते हैं कि यहाँ पे, ठीक है, और वृत्त के हम 2 भाग करके आपको दिखाते हैं। देखिए इस प्रकार से हमने एक वृत्त बनाया, ये पूर्ण भाग है। ठीक है, इसको इस प्रकार से 2 भागों में हमने विभाजित कर दिया। ठीक है, चलिए यहाँ बराबर का चिन्ह लगा देते हैं, यहाँ पे प्लस कर देते हैं। ठीक है, ये वृत्त था, इसमें से हमने एक टुकड़ा निकाल दिया। यहाँ पे कोई भी वृत्त हो जाए, कोई भी वस्तु हो जाए, ठीक है, विश्व की कोई भी वस्तु हो जाए, उसको आप कितना भागों में बांट दें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुल 2 भागों में बांट दिया। तो यह जो भाग बनाया ना, यह भाग क्या है, इससे तो हमेशा यह पूर्ण भाग हमेशा बड़ा रहेगा, इससे क्या है, यह भी बड़ा है, इस वाले से ये भी बड़ा है, और काट कर निकाल सकते हैं या सेव हो जाए। इस प्रकार से यहाँ पर हमने वृत्त बताया, जैसे कि यहाँ पर ये हमारी पेन भी हो गई। ठीक है, ये पेन भी है, इसको ना मान लेते हैं कि ये पूर्ण, फिलहाल में तो पूर्ण ही भाग है। अब इसमें से हम लोग काट कर कुछ अलग टुकड़े निकाल देंगे, तो यह जो पूर्ण भाग है, जो यह पहले था, ठीक है, इससे जो भी रहेगा, इससे आप टुकड़े करके निकालेंगे तो वो हमेशा जितने भाग बनेगा वो भाग क्या रहेगा, इससे हमेशा क्या रहेगा, छोटा ही रहेगा। ठीक है, यह हमेशा सबसे बड़ा रहेगा। जैसे यहाँ पर वृत्त हो गया, यहाँ पे इसको हमने 2 टुकड़े में बांटा, तो ये जो छोटे भाग बने, ठीक है, इससे क्या रहेगा, यह हमेशा बड़ा रहेगा, इससे भी क्या रहेगा, ये हमेशा बड़ा ही रहेगा। तो लिख देते हैं हम यहाँ पे अपघृत 5 एक सर्वव्यापी सत्य माना जाता है, क्योंकि, कारण हम लोग देते हैं, क्योंकि विश्व की, ठीक है, हम लोग लिखते हैं विश्व की सभी वस्तुओं पर ये लागू होता है। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं विश्व की कोई भी वस्तु अपने, विश्व की कोई भी वस्तु पर यह अपघृत लागू होता है। इस प्रकार से लिख देते हैं, विश्व की कोई भी वस्तु पर यह अभिगृहित लागू होता है। इसलिए इसे सार्वभौमिक सत्य भी सत्य कहा जाता है, सत्य कहा जाता है। ठीक है, विश्व की कोई भी वस्तु हो जाए, ठीक है, उसके यदि आप भाग कर रहे हैं, टुकड़े कर रहे हैं, तो जो भी यहाँ पर भाग रहेगा वो पूर्ण से हमेशा छोटा ही रहेगा। ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जो आपका भाग है वो हमेशा पूर्ण क्या रहेगा, पूर्ण हमेशा बड़ा रहेगा, और जो इसे भाग है ये हमेशा छोटा ही रहेगा। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। ठीक है, यह इसका भाग बना, यह 2 भाग बना, तो यह क्या है, पूर्ण हमेशा बड़ा ही रहेगा। हमने लिख दिया कि अपघृत 5 एक सर्वव्यापी सत्य माना जाता है, क्योंकि विश्व की कोई भी वस्तु पर यह अपघृत लागू होता है, इसलिए इसे सार्वभौमिक सत्य कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न नंबर 7 भी हल हो गया। चलिए इस प्रकार से यह प्रश्नावली हम लोग की समाप्त हो गई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।